न्यूमेरिकल के अंदर एक दिया हुआ है और एक लोडिंग दी हुई है साथ, और इसके रिएक्शन और एसएफटी और बीएमडी प्लॉट करनी थी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम क्विकली इसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक हो गया, एडिट कॉपी, जस्ट पुट इट हियर। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इसके अंदर के आपके पास रिएक्शंस किस तरह निकलने। तो हमारे पास एक यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, तो हिंज के ऊपर कितने रिएक्शंस होते हैं? 2। ठीक है, वन इज द वर्टिकल मैं कह देता हूँ, और लेट से सेकंड को मैं कह देता हूँ हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट हो गया। ठीक है, ये मैंने अज्यूम डायरेक्शंस दिए, जो मैंने ब्लू कलर ड्रॉ किया, दिस इज एन अज्यूम डायरेक्शन। इसी तरह मैं डी के ऊपर भी जो वैल्यू है मैं उसको लेट से अज्यूम कर लेता हूँ लाइक इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। वैसे रोलर के ऊपर एक रिएक्शन होता है, हिंज के ऊपर हमेशा 2 रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो द वर्टिकल आई कैन आल्सो अज्यूम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मैं इसको टुवर्ड्स लेफ्ट भी अज्यूम कर सकता था इस वाली चीज को, मगर मैंने अपनी मर्जी या अपनी आसानी के लिए इसको अपवर्ड और टुवर्ड्स राइट अज्यूम किया। ठीक है, अब लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा है लेट से उसको मैं कहता हूँ ए वाई। इसी तरह मैं इसको नाम दे देता हूँ ए एक्स। सिमिलरली मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ डी वाई। मैं जैसा साथ साथ काम करूंगा, आपने अपने पेज के ऊपर वही एक्टिविटीज करनी है। फर्स्ट स्टेप मैंने जिस तरह पहले बताया कि आपने जो आपको न्यूमेरिकल गिवन था उस पर आपने लोडिंग देख ली है जी। ये यूडीएल लगा है एक पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट लोड लगा है 1500 पाउंड का, और इसके ऊपर एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी लगा हुआ है 1000 पाउंड फिट ये मूवमेंट है। ठीक है जी, और ए के ऊपर हिंज थी, बी के ऊपर रोलर सपोर्ट थी। ये आपके पास गिवन वेरिएबल्स थे, ये गिवन कहने के इनपुट्स थी आपके पास न्यूमेरिकल की। तो बाय योर कॉन्सेप्ट्स आपने ये देखा कि जिस तरह के रोलर सपोर्ट है, वी कैन रिप्लेस दैट रोलर सपोर्ट विद अ वर्टिकल फोर्स। हम इसको एक सिंगल वर्टिकल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली the hinge support which is at located location 1, it can be replaced by 2 forces, one vertical and one horizontal। ठीक है, मैंने उनको नाम भी दे दी, नोटेशंस। नाउ फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड रिएक्शंस। आपने फाइंड करने के बॉडी के अंदर रिएक्शंस कितने आ रहे हैं। ठीक है जी, रिएक्शन से मुराद यही है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस फॉर पॉइंट ए वाई, ए एक्स एंड डी वाई, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करें। ठीक, so you can do it by two things। आप summation of moments about point A is equal to 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, you can also take summation of moment about point dy equal to 0। रोलर के ऊपर भी ले सकते हैं 0 और इस पे भी ले सकते हैं, क्योंकि मोमेंट्स जो होते हैं हमेशा रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट पर, हिंज लोकेशंस पर आके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो जब भी आप होती है बेसिकली summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0, और summation of moments equal to 0। These are called the equations of equilibrium। तो मैं इस टाइम थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो यूज की, summation of moment about point a equal to 0, जिस तरह मैंने पहले बताया। You can even take this moment about point d is equal to 0 as well। आप इक्वेशन टाइप करेंगे उसमें से वैल्यू निकलेंगे। जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेते हैं उसमें से जो जो फोर्सेस पास करती हैं दे डोंट प्रोड्यूस एनी मोमेंट। ठीक है, वो मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती। ये इक्वेशन लिखने के बाद आपने नेक्स्ट हमेशा एक नोटेशन शो करनी है कि आप क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को। फॉर एग्जांपल मैंने जब इक्वेशन लिखी तो मैंने कहा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, और मैं आगे मेंशन करूँ कि मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। ये आपने एक नोटेशन लाजमी डालनी है। आप क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, जो भी आपने अजम्पशन लेनी है वो अजम्पशन यहाँ पर अपने साइन और उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ मेंशन करनी।
अब वन बाय वन हम क्या करें, हम पॉइंट ए को पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर करेंगे कि हमारा बीम इसके अबाउट रोटेट करे, पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन होगी, और वन बाय वन मूव ऑन करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मूव ऑन करना स्टार्ट करता हूँ। पहली फोर्स मेरे पास कौन सी है, ए वाई और ए एक्स। ये दोनों इस पॉइंट में से पास कर रही है, ए में से, सो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ मोमेंट। अच्छा, अब याद रखें कि जब भी जो आपकी फोर्सेस होती हैं, क्योंकि मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ, ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये मेरा रोटेशन है ए, ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन ए है, इसमें से जो फोर्सेस पास करती हैं उनका मोमेंट आर्म जीरो होता है, इसलिए वो मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ठीक हो गया, लिहाजा ए वाई और ए एक्स दोनों पॉइंट ए में से पास करेंगे, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी मोमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं पॉइंट बी के ऊपर, यानी ये फोर्स भी मैंने देख ली, ये भी नहीं प्रोड्यूस कर रही, ये भी नहीं कर रही, मैंने इनके ऊपर क्रॉस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट अगली पॉइंट बी के ऊपर आता हूँ, तो दो फोर्सेस, अदर इज 1000 पाउंड फिट मोमेंट। ठीक है, ये जो है, दिस इज द मोमेंट which is acting in anti-clockwise direction, and this is the 1500 pound force. अब 1500 पाउंड फोर्स इस बीम को पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह देखिएगा, लेट से कि ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और जो आपके पास फोर्स आ रही है, दिस इज विच इज एट पॉइंट बी, दिस इज एट दिस लोकेशन। तो ये पॉइंट फोर्स जो है 1500 पाउंड, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी अबाउट पॉइंट ए या एंटी क्लॉकवाइज। अज्यूम करें कि पॉइंट ए आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जिस तरह कि हमने यहाँ पे लिया कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए के अबाउट रोटेशन, जब मैं ये फोर्स 1500 लगाऊंगा, बीम अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद आप बीम को देखेंगे, बीम विल मूव लाइक दिस वन, थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे बीम विल मूव लाइक दिस वन। ठीक हो क्या जी? तो ये रोटेशन कौन सी हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज हो रही है। ठीक हो गया जी? तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो मैंने तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। पहला साइन में डालूंगा नेगेटिव, बिकॉज दिस रोटेशन, बिकॉज ऑफ दिस 1500 पाउंड, दिस इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरी चीज, चूंकि मैं मोमेंट ले रहा हूँ अबाउट पॉइंट ए, तो मोमेंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो फोर्स आपके पास कितनी है, 1500 मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या चीज होती है, बेसिकली लेट्स से दिस इज द 1500 फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट आर्म होता है बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिसके अलोंग फोर्स लग रही है, ठीक है, विच इज हाईलाइटेड विद येलो कलर, मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट की है। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। हमने पॉइंट ए को बेसिकली कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन। इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमें गिवन है, 5 फुट। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बिकम मोमेंट। ठीक हो गया जी, क्लियर जी? मैंने नेगेटिव साइन भी डाल दिया, फोर्सली मल्टीप्लाई बाय मोमेंट लिया, दिस इज अ मोमेंट नाउ, पूरी होगी। मैंने इसको टिक कर लिया, ये मेरी पहली चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप पॉइंट बी के ऊपर देखते हैं, देयर इज अ मोमेंट एज वेल, एक मोमेंट एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फोर्स नहीं है, दिस इज अ मोमेंट, डायरेक्ट मूवमेंट दे रही है। लिहाजा मुझे इसको डायरेक्ट ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मैं इसके साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ मोमेंट, ये ऑलरेडी एक मोमेंट बना हुआ है। ये मोमेंट नहीं था 1500, दिस वाज अ फोर्स, दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड दिस फोर्स विद द मोमेंट आर्म टू मेक इट अ मोमेंट, जहां पर हमने ये किया। अब अगर पॉइंट बी के ऊपर 1000 पाउंड फिट को आप देखते हैं, दिस इज एक्टिंग एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव, सो आई विल पुट हियर अ पॉजिटिव साइन।
देखोगे। अब जब मैंने इसमें पॉजिटिव साइन डाल लिया, आगे मुझे इसकी वैल्यू डालनी कितनी, 1000 पाउंड फिट। तो डायरेक्ट मैंने क्या लिखा, 1000 पाउंड फिट। ठीक है, मैंने इसके साथ कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ मोमेंट। ये मोमेंट नहीं था, ये फोर्स था, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म किया, देन इट बिकेम अ मोमेंट। ठीक हो गया, फिर ये फोर्स भी होगी, ये भी हो गया, पॉइंट बी क्लियर हो गया। एक यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड व्हिच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 250 पाउंड पर फिट। ठीक, फर्स्ट थिंग वी विल कन्वर्ट दिस यूडीएल इनटू अ पॉइंट लोड। हम कहेंगे कि यार ये यूडीएल है, इसका इफेक्ट देखते हैं कि अगर ये क्या बनेगी। ठीक है, तो यूडीएल में कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस 250 पाउंड विद द डिस्टेंस ऑन, यानी आपकी जो फोर्स है वो जितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुई है उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास 250 पाउंड फोर्स थी, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस 250 पाउंड पर फिट मल्टीप्लाई बाय, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर स्प्रेड हुई है, 10 फीट के ऊपर, सो आई मल्टीप्लाई दिस विद 10, so the answer will become 2500 pounds. ठीक हो गया, this 2500 pounds will act at the center of this distance, C और D के सेंटर में आके लगेगा, let's say it will act here somewhere, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2500। ठीक हो गया, ये इसके सेंटर पर आकर लगेगा बीम के। अब मुझे इस पॉइंट लोड का यहां से मोमेंट लेना है पॉइंट ए के अबाउट, तो ये बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये चीज बताएं। मैंने जो अभी 250 पाउंड पर फिट को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड के अंदर एंड मेक इट 2500 पाउंड, ये 2500 पाउंड फोर्स पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? सर क्लॉकवाइज करेगी। ठीक हो गया, सो इसका मतलब है इफ इट इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज रोटेशन, मुझे इसको नेगेटिव लेना है क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया। मैं अपनी इक्वेशन में वापस आऊंगा, आई विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, इसके बाद वैल्यू डालूंगा सबसे पहले 2500 which is the point load। ठीक है, दिस पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म डालना है। मोमेंट आर्म कितना होगा, कोई बताएगा जी आइडिया? मोमेंट आर्म की डेफिनेशन ये थी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर अब मैं देखता हूँ तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, दिस आई जस्ट मेक इट विद अ वॉयलेट कलर, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके अलोंग आपकी फोर्स एक्ट कर रही है इस लाइन के अलोंग। ठीक हो गया, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन ए, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, फिगर से देख के बताइए। 20। 20, दोबारा देखिए जी, दोबारा 15 सर। 15 एग्जैक्टली, 5 10 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज नाउ 5। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स इसके सेंटर पे लगी है, और इधर से बैक से यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस देखते हैं, दिस इज 10, तो टोटल डिस्टेंस इज 15। तो मैं क्या करूंगा कि 2500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 15 के साथ। ठीक हो गया जी, ये फोर्स भी मैंने जो यूडीएल था इसको भी मैंने कन्वर्ट करके बना ली, अपनी इक्वेशन में लिया। लास्ट आपके पास एक फोर्स है डी बाय, मैंने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड अज्यूम की हुई है, इस तरह ऊपर ली हुई है। ठीक है, सो दिस विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज नाउ, एंटी क्लॉकवाइज एग्जैक्टली। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, डेफिनेटली आई विल टेक अ पॉजिटिव साइन हियर, अगेन मैं दोबारा डालूंगा डी वाई, दिस इज द फोर्स, और इसका मोमेंट हम कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा सर। exactly, now the line of action of force is this one, this is the line of action of force, यानी जिसके अलोंग फोर्स लग रही। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान अब डिस्टेंस कितना हो गया, 20। सो आई जस्ट राइट इट डी वाई मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इसके बाद तो और कोई फोर्स नहीं रहेगी, मैंने इस बीम के ऊपर जितनी एक्सटर्नल फोर्सेस थी उन सब के मोमेंट्स यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट ए सम करनी, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर
जी ऑन कर ले कैलकुलेटर और इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, आंसर सबसे पहले आ गया आपके पास 7500 and just put it here negative 7500 प्लस 1000 इसी तरह लेने दें, नेगेटिव साइन दोबारा आ गया। 2500 इंटू 15 करें, दिस बिकम्स 37500 20 इंटू dy इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी सबका, ये आंसर देखें। नाउ आई नीड टू फाइंड dy फ्रॉम दिस इक्वेशन। अगर मुझे dy चाहिए तो मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा, इसको इक्वेशन के यहाँ से उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन की जैसे ही राइट हैंड साइड पे जाएगा इट विल बिकम पॉजिटिव। तो बाकी सारी चीजें इधर ही रहने दें, ठीक है। लेट्स से नेगेटिव 7500 इधर रहने दें सारा कुछ, इसको उठा के इधर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं। दिस विल बिकम 20 dy और बाकी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें इनको सम अप कर लें, 1 2 और 3 इनको ऐड अप कर लें। देखिए आंसर कितना बनता है आपको। सर ये 44000। मेरी इक्वेशन बन गई सारी, ठीक है। अब हम फर्दर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की उस साइड पर आके क्या कर देगा, इट विल डिवाइडेड सेल्फ, अपने आप को डिवाइड कर देगा। तो इक्वेशन विल बिकम नेगेटिव 4400 डिवाइडेड बाय 20, दिस विल बिकम dy। dy जो है यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। dy की वैल्यू देखिए मैंने क्या लिखी है, dy इंटू 20, उसके साथ साइन क्या डाला है इक्वेशन में, साइन सही है या गलत है? गलत है। तो डी बाई फोर्स पॉइंट ए के अबाउट जो रोटेशन प्रोड्यूस करे, दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा इस जगह पे, ठीक है। इफ दिस इज पॉजिटिव हियर, यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये चीज जब इक्वेशन के उस साइड पे जाएगी इट विल बिकम लाइक लेट्स से -20d हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पूरा -20d बाई नीचे माइनस करता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और 20 को जब मैं डिवाइड करूंगा इसके साथ तो आंसर देखिए कितना आता है, dy will become equals to 20 2200 पाउंड्स। अब मेरे dy का साइन देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने डायरेक्शन dy की ज्यूम की थी वो ठीक है, ठीक है। अगर dy का साइन नेगेटिव आएगा तो जब मैं अपने रिएक्शंस कंप्लीट कर लूंगा तब मैं dy की डायरेक्शन चेंज करूंगा, अगर मेरा साइन नेगेटिव आता है, ठीक है। अभी मेरा साइन ठीक है dy का 2200, मैं इसको रहने दूंगा। सेकंड, चूंकि मैं इसका रिएक्शन ये निकाल चुका हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन ए बाय भी निकालना है। ए बाय निकालने के लिए मैं दूसरी इक्वेशन यूज करूंगा विच इज which you call it like जिसको हम कहते हैं कि समेशन ऑफ, इधर ही करते हैं इस जगह पर करते हैं नीचे दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे विच इज समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। अब जब ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, दिस इज अगेन सेकंड इक्वेशन, तो आपने बताना है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। जैसे मैंने पिछली इक्वेशन लिखी थी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, और मैंने साथ लिखा कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लूंगा। इसलिए जब ये इक्वेशन यूज करेंगे यू नीड टू अज्यूम कि मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ या फिर डाउनवर्ड को पॉजिटिव, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वन बाय वन आप मूव करना स्टार्ट करेंगे अपनी बीम के ऊपर, और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस जो हैं उनको एड अप करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस नॉट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो फर्स्ट जो आपके पास फोर्स है दिस इज ax, इसको आपने इंक्लूड नहीं करना बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो पहली वर्टिकल फोर्स दिस इज ay एक्टिंग अपवर्ड,
अगर ये अपवर्ड है तो मैं इसका साइन क्या ले लूंगा यहाँ से, पॉजिटिव AY। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स देखें, मैं पॉइंट बी के ऊपर आता हूँ। पॉइंट बी के ऊपर एक मोमेंट भी पड़ा है, मुझे मोमेंट नहीं लेना, मैं फोर्सेस का सम अभी कर रहा हूँ। तो पॉइंट बी के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स है विच इज 1500 पाउंड्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो अगर वो नीचे डाउनवर्ड है, इसका मतलब है आई जस्ट नीड टू पुट हियर नेगेटिव साइन और उसकी वैल्यू डाल देनी 1500। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने बीम पे जाता हूँ। पॉइंट सी और पॉइंट डी के ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ था 250 पाउंड पर फीट का, जिसको हमने कन्वर्ट किया पॉइंट लोड के अंदर, which was 2500 pounds. This is also acting downward. तो मैं 250 नहीं लेना, ये यूडीएल है, दिस इज अ यूडीएल वैल्यू, ये जो वैल्यू है दिस इज फॉर यूडीएल। मैंने इसकी जगह क्या निकाला, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड निकाल लिया इसका 2500 पाउंड। क्योंकि ये भी एक्टिंग डाउनवर्ड कर रहा है तो मैं यहाँ पर आकर नेगेटिव साइन डालूंगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू 2500 पुट कर दूंगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर लास्ट के अंदर एक वर्टिकल फोर्स डी वाई है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। सो आई विल पुट इट हियर प्लस डी वाई, इसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं है, इक्वल्स टू 0। ठीक होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने डी वाई की ऑलरेडी एक वैल्यू निकाली विच वॉज 2200। तो डी वाई की जगह आपने क्या डालना है, 2200। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ए वाई इन दोनों की वैल्यू इसी तरह भी लिखे, -1500 -2500 प्लस डी वाई की जगह मैं वैल्यू क्या डाल दूंगा, 2200, 2200 पाउंड इक्वल्स टू 0। इन सारों को सम अप कर लें जी। ए वाई इधर रहने दें, पहले -1500 प्लस 2500 प्लस 2200, इन तीनों को एडअप करें, देखिए वैल्यू कितनी आती है, -1500 -2500 प्लस 2200। कितना आंसर आता है, 1800। -1800। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे डालूंगा -1800 इज इक्वल टू 0। मुझे ए वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन में से ए वाई को मैं इधर ही रहने दूंगा और ये जो 1800 है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ए वाई इज इक्वल टू 1800 पाउंड। ठीक हो गया जी। ये आपने ए वाई निकाल लिया, ये आपने डी वाई निकाल लिया, तो दो वैल्यूज होगी। लास्ट आपके पास इस बीम के अंदर जब रिएक्शन निकाल रहे थे तो हमारे पास डी वाई भी निकल गया, ए वाई भी, ए एक्स रह गया, ए एक्स। ए एक्स निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, वरना आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि एक ए एक्स 0 है, क्योंकि इस बीम के ऊपर देखें, अभी जो आप ए एक्स निकाले दैट इज द रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा एक्शन के अगेंस्ट होता है। अगर बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्शन एक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तब उसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा। अगर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस सारी वर्टिकल हैं, तब उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल को जिस तरह दूंगा कि लेट्स से ये आपके पास एक बीम है, आप इस बीम के ऊपर फोर्स वर्टिकल अप्लाई करते हैं, नीचे से हमेशा रिएक्शंस क्या आएंगे, वर्टिकल होंगे। ठीक है, आप इस एक बीम ले लेते हैं, उसके ऊपर यूडीएल फोर्स अप्लाई करते हैं which is acting downward, so there will be some reaction which is in upward directions। मगर अगर आप इस बीम के ऊपर एक इंक्लाइन फोर्स या फिर इस तरह की फोर्स अप्लाई करते हैं, इंक्लाइन फोर्स, दिस इंक्लाइन फोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन कंपोनेंट विल बी लाइक दिस वन, ये होगा, एंड द सेकंड कंपोनेंट विल बी लाइक दिस वन। Now this component 1 and component 2. Component 1 will be responsible for producing vertical reactions in your beam, and component 2 will be responsible for producing a horizontal reaction as well.
तो जिन केसेस के अंदर लोडिंग आपके पास इंक्लाइंड आए या फिर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लगी हुई है पहले एक्सटर्नली, तो हमारा रिएक्शन आएगा। हमारे इस न्यूमेरिकल के अंदर जब हम मूव ऑन करते हैं तो बीम के ऊपर सारी लोडिंग वर्टिकल लगी हुई है, कोई भी इंक्लाइन लोडिंग नहीं गिवन है। इसका मतलब है AX 0 होगा। आप फिर भी अपनी तौर पर इक्वेशन लिख सकते हैं दोबारा। अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो थर्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। दिस विल बी समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, और आप अज्यूम कर लेंगे कि टुवर्ड्स राइट साइड पे जो भी फोर्सेस हैं आई विल टेक देम एज पॉजिटिव। ठीक है, जिस तरह पीछे के अंदर आपने असम्पशंस ली थी इस तरह इसमें भी नहीं। अब अपने बीम के ऊपर वापस हैं और सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम अप 0 करना स्टार्ट करें। फ्रॉम दिस पॉइंट ए के ऊपर एक टुवर्ड्स राइट फोर्स है, क्योंकि टुवर्ड्स राइट है आई विल टेक इट एज पॉजिटिव। सबसे पहले डालूंगा AX, इसके बाद मैं आगे बीम के ऊपर वापस मूव करता हूं तो मुझे पता चलता है कि बीम के ऊपर AX के बाद और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। पॉइंट बी पर आया वर्टिकल फोर्स मोमेंट नहीं, इसको भी नहीं ऐड करना। C से D के दरमियान भी वर्टिकल फोर्स मोमेंट नहीं ऐड करना। इसका मतलब है इसके आगे और कोई चीज नहीं है। इक्वेशन खत्म हुई, इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिएक्शन निकल गया कि AX की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तीनों रिएक्शन निकल गए, AX, AY और DY। यहां तक किसी को कोई इशू भाई? नो सर। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, जल्दी से एक एक्टिविटी हो जाएगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। हमने रिएक्शंस निकालने के लिए, अच्छा पहले मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब आपके रिएक्शन निकल गए, DY भी निकल गया, AY भी निकल गया और AX भी निकल गया, अब आपने इनके साइन देख लेने हैं। अगर इनके साइन पॉजिटिव हैं तब आपने रिएक्शन निकालने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, और अगर इनका साइन नेगेटिव आ जाए किसी जगह पे, लेट से AY की वैल्यू नेगेटिव 1800 आ जाती है, अब आपने करना क्या है कि AY पे आप जाएंगे और आप कहेंगे नहीं भाई ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो है मगर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। और वैल्यू के साथ साइन जो है वो अब सिर्फ 1800 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका एरो आप डाउनवर्ड कर देंगे। ठीक हो गया? यानी रिएक्शन निकालने के बाद आपने उनके साइन देखने हैं। इफ द साइंस आर नेगेटिव तब आपने उनका साइन खत्म कर देना और ऊपर जाके इनकी डायरेक्शन चेंज कर देनी। अगर आप अपवर्ड आपने शुरू में लगाए थे उसको डाउनवर्ड कर दें, अगर डाउनवर्ड लगाए थे उसको अपवर्ड कर दें, टुवर्ड्स राइट लगाए थे उसको लेफ्ट कर दें, जो लेफ्ट लगाएंगे उनको राइट कर देंगे, जिनका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक होगा? नाउ जस्ट डू एन एक्टिविटी। मैंने जिस तरह रिएक्शन निकालते बताया कि यू कैन आइदर टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0। अब आप क्या करें कि अपनी पेज पेंसिल पकड़ें जल्दी से और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट DY इक्वल टू 0 करें। यानी इसी इक्वेशन को क्या करें, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट D इज इक्वल टू 0 करें, और बाकी सारी चीजें इस तरह की कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव से। अब इक्वेशन लिखिए जल्दी से। अब दोबारा कैलकुलेशंस देखें, यहाँ पर इधर देखिएगा जी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने क्या लिया था, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट D इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक हो गया जी। और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली फोर्स DY थी विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट D, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, लिहाजा 0 हो गया। इसके बाद वाली फोर्स थी 2500 फोर्स आ गई। ठीक है जी, मैं ब्रैकेट्स डालूंगा, इसका साइन ले लूंगा। साइन इसका क्या होगा, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैंने पॉजिटिव लेना है, इसलिए मैंने इसका साइन पॉजिटिव ही रहने दिया। 2500 मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म कितना था, 5। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्स आपके पास कौन सी है, 1500। ये 1500 भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। अगेन आप इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। ब्रैकेट डाल देंगे 1500 का मोमेंट आर्म कितना है, 15, 15। इसका मोमेंट आर्म मैंने लिख लिया। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक मोमेंट पड़ा है विच इज 1000 पाउंड फिट। दिस इज अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। पॉइंट डी के अबाउट अगर आप देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। मैं इसको अगेन 1000 डायरेक्ट डाल दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट फोर्स आपके पास है AY। दिस इज प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट D। ठीक है,
तो ये क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव डालूंगा, नेगेटिव ए वाई, ठीक है, और साथ ब्रैकेट डालूंगा मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म कितना होगा, ए वाई मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक हो गया जी, ये इक्वेशन थी आपकी, इक्वल्स टू 0। इसको एक दफा चेक कर लीजिए, इक्वेशन आपकी इसी रही है, कोई डिफरेंस है? सर ये थोड़ा साइन का गलत हो गया था। हाँ चलिए, अब इसको सॉल्व करें, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें और इसमें से ए वाई निकालें। इन सारों को पहले मल्टीप्लाई करके इस जगह पर लिखें, आंसर बताएं कितना आता है। ये ए वाई इंटू 20 इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा, इक्वल्स टू 20 इंटू ए वाई हो जाएगा, 20 इंटू ए वाई। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखें क्या आता है, डिवाइडेड बाई 20 करें। यहाँ पे भी ए वाई आपने जब फाइंड किया, दिस इज नाउ बिकम इक्वल्स टू 1800। तो वो रिएक्शन हमेशा सेम आएगा। देखिए यहाँ पे भी आपने ए वाई कितना निकाला था, 1800, इधर भी ए वाई कितना आ रहा है, 1800। सो इट डजेंट मैटर कि आप समेशन ऑफ मोमेंट पॉइंट ए इक्वल टू 0 लें या डी इक्वल टू 0 लें, मगर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0 लेते थे, ठीक है, तो रिएक्शन कौन सा निकलता था, डी वाई। अगर आप समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट डी इक्वल टू 0 यानी पॉइंट डी को पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर करते हैं, तो आपका रिएक्शन कौन सा पहले निकलेगा, ए वाई। ठीक हो गया। दूसरी चीज इसमें से जो मैंने कंक्लूड करने के लिए बताई थी वो ये कि पॉइंट ऑफ रोटेशन में से जो फोर्सेस पास करती हैं दे विल प्रोड्यूस नो मोमेंट, उनका मोमेंट आर्म 0 होता है, इसलिए दे डोंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ मोमेंट्स। अच्छा जी, यहाँ तक इसका मतलब है कि रिएक्शन चले, अब आपको थोड़ी बहुत इसकी क्लियर हुई। अच्छा, अब हम रिएक्शंस तो हमने निकाल ली, अब हम एस एफ डी और बी एम डी के प्लॉट करने की तरफ चलते हैं, ठीक है जी, ताकि आप अपनी उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकें एक ही दफा में। 5 न्यूमेरिकल्स फर्दर दूंगा, उनके रिएक्शंस, उनकी एस एफ डी और बी एम डी प्लॉट करने होंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। मैं अपने बीम को तो दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको क्लियर कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर आके जी मैं बीम दोबारा से इसका ड्रॉ करता हूँ एंड आई विल जस्ट पुट द फिगर्स हियर। अब आपने जो रिएक्शन निकाले थे, मैं होम पर वापस ड्रॉ करता हूँ। जो हमने रिएक्शन फाइंड किए, ए वाई के ऊपर कितना रिएक्शन था आपका वर्टिकल, ए वाई का रिएक्शन हमारे पास आया था 1800। मैं इधर 1800 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, इसको मैंने 0 लिख दिया। डी फाई के ऊपर आपके पास कितना आया था, 2200। ठीक हो गया जी। अब आपने इसकी एस एफ टी और बी एम डी प्लॉट करनी है बाय एरिया मेथड विच इज अ ग्राफिकल मेथड, ठीक है। फर्स्ट थिंग आप क्या करें कि अपनी इसके ऊपर लाइंस ड्रॉप कर लें, ठीक है जी, जहां जहां आपकी लोडिंग्स आ रही हैं उस सब के ऊपर एक लाइंस ड्रॉ कर लें पतली सी। मैं इसको ड्रॉप करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे भी आपकी लोडिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे भी आपकी लोडिंग है, मैं इसको भी क्या कहता हूँ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे भी कोई लोडिंग है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। ना आई विल ड्रॉ फर्स्ट शियर फोर्स डायग्राम में नीचे लाइन खींचता हूँ। तो पॉइंट ए के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू इस टाइम, अभी हम 0 थे, इससे ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव होती जाती है और डाउनवर्ड जो होती है, ठीक है। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर 0 है। ठीक हो गया। अब पहले आपने क्या करना है कि ये आपको बता रहा है 1800 अपवर्ड मूव करना है। देखिए रिएक्शन अपवर्ड, एरो अपवर्ड है, लिहाजा आप यहाँ से 0 से ऊपर तक जाएंगे 1800 तक। राइट से मैं ये 1800 इसको पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे वर्टिकल लाइन के साथ, यहाँ पे लिख देंगे 1800, ठीक है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान देखिए कोई वर्टिकल फोर्स तो नहीं है। पॉइंट बी के आके ऊपर आके फोर्स आ रही है, पॉइंट ए के ऊपर और बी के दरमियान कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, लिहाजा आपकी शेयर फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहने का मतलब है आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। जब मैं पॉइंट बी के ऊपर पहुंचता हूं तो 1500 डाउनवर्ड आ रहा है। अभी करेंटली मेरी वैल्यू कितनी है, 1800।
अपवर्ड मेरा पॉजिटिव जा रहा था, अब मुझे 1500 नीचे आना है, 1800 में से माइनस कर दें 1500, कितना आंसर आ जाएगा? 300। 300 पॉजिटिव। लिहाजा आपने अपनी एस एफ डी के ऊपर कह देना कि यार यहाँ से मैं नीचे आते 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 यहाँ तक पहुंचूंगा, दिस इज नाउ 300। ठीक हो गया जी, लेट्स से। फिर मैं पॉइंट बी से पॉइंट सी के दरमियान देखता हूँ तो कोई फोर्स नहीं है, लिहाजा दिस शेयर फोर्स डायग्राम विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे पॉइंट सी के ऊपर पहुंचता हूँ तो वहां पर एक यूडीएल पड़ा हुआ है। देखिए पॉइंट लोड जब भी आता है ना, ये इस तरह अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी शेयर फोर्स जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है। ठीक है, जब भी आपके पास यूडीएल आएगा, इसकी वजह से जब आप देखेंगे यूडीएल फोर्स की वजह से, लेट्स से यूडीएल की वजह से जो वर्टिकल शेयर फोर्स की डायग्राम होगी, दिस विल बी इन इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल लाइन नहीं होगी, दिस विल बी एन इंक्लाइंड लाइन हमेशा। तो पॉइंट सी के ऊपर जब मैं यहाँ पहुंचा, पॉइंट सी के ऊपर यहाँ पर पहुंचने पे मेरे पास वैल्यू कितनी थी? 300। तो कहता है पॉइंट सी और पॉइंट डी के दरमियान बेसिकली एक डाउनवर्ड फोर्स लगी 250 पाउंड पर फीट, जिसको हमने कन्वर्ट किया इनटू अ पॉइंट लोड, और हमने देखा था उसकी पॉइंट लोड वैल्यू कितनी बनती थी? 2500। ऐसे था। तो अभी करंटली मेरे पास वैल्यू कितनी है? 300। ठीक हो गया। और 300 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2500, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? -2200। ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि मैं, ये मेरा पॉइंट सी था और मैं पॉइंट डी के ऊपर आऊंगा, तो वो कहते हैं पॉइंट डी पर आपने -2200 पे एक पॉइंट लगाना है। मैं कहता हूँ पॉइंट डी के ऊपर -2200 लेट से यहाँ आ जाता है। मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसको नाम दे दिया -2200। अब पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों को कनेक्ट मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं करूंगा, वर्टिकल लाइन, इस तरह नीचे डाउनवर्ड नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि मुझे इसको किस तरह कनेक्ट करना है? थ्रू अ इंक्लाइंड लाइन। मैं यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करूंगा which will connect these two points। जैसे मैं पॉइंट डी के ऊपर पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा आंसर कितना है? -2200। और यहाँ पर -2200 के अंदर एक वर्टिकल फोर्स आ रही है, दिस वन, दिस रिएक्शन, दिस इज, और इसकी वजह से शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आके क्या हो जाएगी? 0। लिहाजा मेरा यहाँ पर आके पॉइंट क्या हो गया? चूंकि ये वर्टिकल रिएक्शन था, लिहाजा मैंने डायरेक्ट वर्टिकल ऊपर जाना है, 2200 उसको 0 कर दिया। सो नाउ दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक हो गया जी? क्लियर है जी सबको? यस सर, यस। अच्छा, अब मैं फिर एक चीज रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो ये है कि देखें, जब रिएक्शन आता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, आपकी शेयर फोर्स डायग्राम ऊपर या नीचे मूव करती है। अगर कोई फोर्स नहीं होती तो शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट रहती, कांस्टेंट। अगर यूडीएल आ जाता है, जिस तरह यहाँ पर यूडीएल है, तो अब आपकी शेयर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगी? इंक्लाइंड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? इंक्लाइंड। ठीक है, अब हमें इसकी बीएमडी प्लॉट करनी है। बीएमडी के लिए मैं इन लाइंस को दोबारा एक्सटेंड करता हूँ आगे। ये जो मैंने पहले लाइंस ड्रॉ की थी, इन्हीं को ही हम एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से आगे लाइन ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इसकी बीएमडी प्लॉट करनी है, बीएमडी बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बीएमडी बाय ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि आपने बेसिकली शेयर फोर्स डायग्राम्स के एरियाज को ऐड करते हुए, शेयर फोर्स डायग्राम को देखते हुए बीएमडी ड्रॉ करनी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो आपको बेसिकली कुछ एरियाज चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट ए से, तो मेरी पॉइंट ए के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज इट इज हिंज सपोर्ट, तो हिंज के ऊपर मोमेंट 0 होते हैं। अब अगर मुझे पॉइंट बी के ऊपर जाना है और देखना है कि कितना मोमेंट ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं अपनी शेयर फोर्स डायग्राम और लोडिंग डायग्राम को देखूंगा।
शियर फोर्स डायग्राम के अंदर बेसिकली अगर मैं ये सारा एरिया निकाल लूं, इसको भी मैं येलो हैच कर रहा हूं, इफ आई फाइंड दिस एरिया, ठीक है, और इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर लेता हूं, तो ये जितना येलो एरिया है दिस विल बी माय मोमेंट हियर। फॉर एग्जांपल अगर इसका आप एरिया निकालें तो एरिया देखें कितना बनता है, 28, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 5 फीट। ठीक हो गया, तो 1800 मल्टीप्लाई पे 5 करें कितना आ जाता है, 9,000. 9000 आ गया जी। ठीक हो गया, इसका मतलब है मुझे यहाँ पर एक पॉइंट ले लेना है, लेट से मैं कह देता हूँ ये 9000 है, मैं वैसे एक पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ 9000। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी शेयर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल है, यानी शेयर फोर्स डायग्राम अगर हॉरिजॉन्टल होगी, एस एफ डी में यहाँ पे लिखता हूँ एस एफ डी, अगर आपकी शेयर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल है तो आपकी बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा इंक्लाइंड होगी। अगर आपकी शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड है तो आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व ड्रॉ होगी, यूं करके कर्व आ जाएगा उसके अंदर। और अगर शेयर फोर्स डायग्राम कर्व्ड है तो ये एक और उससे आगे एक डिग्री होती है, इसको भी कर्व्ड ही कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा इस रूल को याद रखिएगा जो अभी मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, कि शेयर फोर्स डायग्राम की अगर डिग्री 0 है तो ये हमेशा एक डिग्री ज्यादा होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसकी लाइन। तो अगर शेयर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल है देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइंड होगी, शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कर्व्ड होगी। इसको मैं कह देता हूँ, लेट से समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट से लिख लेते हैं जी, इसको हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल है तो दिस विल बी नाउ इंक्लाइंड। ठीक है, अगर आपकी ये वैल्यू इंक्लाइंड है देन दिस विल बिकम अ कर्व्ड वैल्यू। ठीक हो गया, और लास्ट के अंदर कि अगर ये कर्व्ड हो तो ये आगे एक और डिग्री होती है कर्व्ड, पैराबोलिक डिग्री होती है, ये होगी। ठीक है, लिहाजा अब आप यहाँ से आके देखें, अब आपकी शेयर फोर्स डायग्राम क्या है, हॉरिजॉन्टल है। यहाँ से ये देखें, इस चीज को देखें, क्या हॉरिजॉन्टल बनी हुई यहाँ पर। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो मेरी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंक्लाइंड लाइन। 9000 मैंने वैल्यू निकली, इधर 0 है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट कर दूंगा, इंक्लाइंड लाइन से। ठीक है, 9000। 9000 के बाद अगर आप देखते हैं तो ये मेरी शेयर फोर्स पॉजिटिव थी, इसलिए मैंने इसको ऊपर लेके गया। अगर यही शेयर फोर्स नीचे ड्रॉ होती, नेगेटिव होती, तो मैं इसको डाउनवर्ड में नीचे ड्रॉ करता, माइनस की तरफ लेके जाता। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अब आपने क्या करना है, अब आपने एरिया निकालना है इस चीज का। दिस वन। ठीक हो गया, इसको निकालने से पहले अगर आप शेयर अपनी लोडिंग डायग्राम के ऊपर जाते हैं ना, तो यहाँ पर नजर आ रहा है 1000 पाउंड फिट का एक मोमेंट भी पड़ा है जो कि इसमें नजर नहीं आ रहा। जैसे अगर आपकी जो लोडिंग डायग्राम है, यानी जो फर्स्ट डायग्राम थी जिसमें गिवन डायग्राम थी, उसमें एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट्स ना हो, तब आप अपनी पूरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शेयर फोर्स डायग्राम को देख के निकाल सकते हैं, यानी उसके एरियाज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। मगर अगर आपकी लोडिंग डायग्राम के अंदर, दिस इज द लोडिंग डायग्राम, इस लोडिंग डायग्राम के अंदर एक मोमेंट भी नजर आ रहा है, एक एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट हो डायरेक्ट, तब आपने इसका इफेक्ट शेयर फोर्स पे नहीं आ रहा। देखिए, आपने जब ये मोमेंट अप्लाई कर रहे थे 1000 पाउंड फुट, आपने इसको ड्रॉ करते हुए कहीं 1000 पाउंड फुट कंसिडर किए नहीं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट इधर नहीं आया था, मगर इस 1000 पाउंड फुट मोमेंट का इफेक्ट यहाँ जरूर आएगा। ये 1000 पाउंड फुट, ये बेसिकली क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था जो कि डाउनवर्ड, यानी बीम के अंदर आप काइंड ऑफ कह लें कि लेट से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह कि आपने इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, वो इस तरह होगा कि लेट से मैं ये पॉइंट बी जो है इसको यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट बी को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अगर पॉइंट बी के ऊपर यहाँ पर एक मोमेंट आ रहा है विच इज एंटी क्लॉकवाइज,
तो पॉइंट बी क्या आ गया, मैं यहाँ सेक्शन कट करता हूँ किसी भी जगह पे, इस जगह पे मैंने सेक्शन कट कर दिया। सेक्शन कट करने के बाद इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या मोमेंट होगा, दिस, ठीक है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था। इस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। अब अगर मेरे पास ये बीम है जिसके दोनों एंड्स के ऊपर इस तरह के मोमेंट्स आ रहे हों, तो इस बीम को क्या करने की कोशिश करेंगे, हॉग करने की कोशिश करेंगे, बीम ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉगिंग। इस चीज को कहते हैं बेंडिंग। बेंडिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हॉगिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। लिहाजा हमारा जो करंट सिनेरियो है वो दिस इज दिस वन। बेंडिंग कब होगी, जब आपके पास ये सिचुएशन अकर कर रही होगी, ठीक है, दिस विल कॉज बेंडिंग, तब आपने इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। हमारी करंट सिचुएशन ये है, दिस वन, and these moments, this external moment which we created like this one, ये external applied moment था at point B, इसकी वजह से हॉगिंग आ रही, सो इट इज अ नेगेटिव मोमेंट। लिहाजा मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव रिड्यूस करूंगा। कितना रिड्यूस, 1000 रिड्यूस करूंगा। 9000 में से 1000 माइनस कर लें, मेरे पास 8000 आ जाएगा। मैं एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस वन, उसको कह देता हूँ 8000, उसको ड्रॉप कर दूंगा डायरेक्ट नीचे और कह दूंगा 8000 होगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद और कोई मोमेंट्स नहीं है इसके अंदर, तो मैं सारी से शियर फोर्स डायग्राम को देखूंगा। शियर फोर्स डायग्राम 8000 तक तो हो गया, 8000 यहाँ तक हो गया। अब अगर मुझे 8000 से नेक्स्ट इस पॉइंट तक आना है, विच इज पॉइंट सी, तो मुझे ग्रीन एरिया फाइंड करना है और ग्रीन एरिया को 8000 के अंदर ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि मेरी शियर फोर्स डायग्राम क्या है, पॉजिटिव है। अगर मेरी शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव होगी तो मैं इसमें से 8000 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। पहले आप एरिया निकाल लें। दिस लेंथ इज अगेन इक्वल टू 5 फीट एंड दिस हाइट इज इक्वल टू कितनी है, 300। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, कितना आता है, 300, 1800। तो आप क्या करेंगे कि 8000 एग्जिस्टिंग है और इसके अंदर आपने कितना ऐड कर देना है, कितना ऐड करना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 1500। ये कितना हो गया, देखिए 9500। नेक्स्ट आपने पॉइंट ले लेना, आपने कहना 9000 तो यहाँ तक था, 9500 लेट से यहाँ तक हो जाएगा। एक पॉइंट ले लें, इसको कहते हैं 9500। शियर फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल थी, ये क्या बनेगी, इंक्लाइंड। लिहाजा आपने 8000 और 9000 पॉइंट को कंबाइन कर देना विद इन इंक्लाइंड, ठीक हो, ये इंक्लाइंड लाइन। ठीक है। अब 9500 पे जब आप आ गए तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको बेसिकली ये एरिया फाइंड करना है, दिस ब्लू वन। और चूंकि ये एरिया पॉजिटिव है, लिहाजा मुझे इसको 9500 के अंदर इसको ऐड करना है। फिर नेक्स्ट एरिया आपको एक और रिक्वायर्ड होगा, विच इज दिस पर्पल वन। और ये एरिया अब आपने बेसिकली पिछली वाली वैल्यू में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज दिस शियर फोर्स डायग्राम इज नेगेटिव हेयर। पहले हम आते हैं कि इसकी एरिया किस तरह निकलेंगे। देखें, मेरे पास ये टोटल लेंथ तो है कि 10 फुट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ट्राइंगल जो होता है ना, कोई भी ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो उसका एरिया होता है हाफ, जिसकी बेस है, लेट्स से ये इसकी हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये उसका ट्राइंगल का एरिया होता है। तो उसकी हाइट बताओ। मैं अगर इस ब्लू ट्राइंगल को देखता हूँ तो इसकी हाइट कितनी है, कोई बताएगा, 300। ये हाइट इतनी है जितनी ये हाइट है, 300 है यहाँ पे, ठीक हो गया। मगर इसकी बेस मुझे नहीं पता कि यहाँ यहाँ पर आके एंड कितना हो रहा है। इसी तरह अगर मैं बॉयलेट ट्राइंगल को देखता हूँ
तो इसकी हाइट मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है डिस्टेंस, दिस इज 2200, मगर मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि हम कह देते हैं कि लेट्स से दिस इज एक्स डिस्टेंस। हम वैसे ज्यूम कह देते हैं कि एक्स डिस्टेंस है, तो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 10 माइनस एक्स। टोटल डिस्टेंस 10 है ना। मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो है, लेट से यहाँ तक ये डिस्टेंस x है, बाकी कितना रह जाएगा 10 माइनस एक्स। टोटल कितना है मिलाओ, टोटल कितना हो जाएगा 10। एग्री जी, सबको समझ आई है जी, साइंस के वही है। Yes, sir. एक्चुअली मैं फाइंड ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि मेरी शेयर फोर्स डायग्राम जीरो कहाँ हो रही है। मैं बेसिकली ये डिस्टेंस निकाल लूंगा शेयर फोर्स डायग्राम जीरो। इसके लिए मैं अब क्या करूंगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करूंगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये कहता है कि इस ब्लू ट्राइंगल की हाइट देखें 300 डिवाइडेड बाय ब्लू ट्राइंगल की बेस। ब्लू ट्राइंगल की हाइट 300 थी, इसकी बेस कितनी है अब, x। इक्वल कर दें इसको बड़े ट्राइंगल यानी वॉयलेट ट्राइंगल की हाइट वो कितनी है 2200 डिवाइडेड बाय इसकी बेस कितनी है 10 माइनस एक्स। इसको ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, लेट से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 300, ये वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2200 इंटू एक्स। ये ऊपर चले जाएगा वहां पे भी। तो इसको सॉल्व करें, 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3000। 300 एक्स इक्वल्स टू 2200 एक्स। ठीक हो गया जी। इसमें से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो आप कर सकते हैं इसको 3000। 300 इधर माइनस है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2200 x के अंदर आके 300 ऐड कर लें, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200 और 300 कितना हो जाएगा 2500। 2500 इंटू एक्स, यहाँ 3000 आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 2500। कितनी आती है वैल्यू देखें, 3000 डिवाइडेड बाई 2500। Sir, ये 1.2. ये आ गई वैल्यू 1.2। ठीक हो गई। अब इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू 1.2 हो गया। ठीक हो गया जी ये डिस्टेंस। अगर ये 1.2 हो गया तो यहां से यहां तक इस ट्रायंगल की बेस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टोटल 10 थी, तो 10 में से 1.2 माइनस कर दें कितना आ जाएगा, 8.8. 8.8। ठीक हो गया। अब आपके पास ट्राइंगल्स की बेस भी आ गई, ट्राइंगल्स की हाइट भी आ गई, एरियाज निकाल लेंगे अब। Yes, sir. चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एरियाज निकालना। अभी हम पॉइंट इस पर हैं 9500 हमारा मोमेंट है। अब मुझे इसके अंदर कोई चीज ऐड करनी है, क्या चीज ऐड करनी है, ब्लू का एरिया ऐड करना है। पहले ट्राइंगल का एरिया निकालें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इसकी कितनी है 1.2, तो ब्लू ट्राइंगल की हाइट इसकी कितनी है 300। इसका ये फाइंड करें कितना आता है देखें, हाफ इंटू 1.2 इंटू 300। Sir, ये 180. ये आ गया आपके पास जी 180 आ गया। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि अगर इसका आंसर 180 आया है तो मेरे पास करंटली कितना है 9500। 9500 के अंदर आपने ऐड कर देना 180। आंसर देखें कितना बनता है। नाइन सिक्स एट जीरो। ठीक है 9680। इसका मतलब है मुझे अब एक नेक्स्ट पॉइंट डेवलप करना है, इसलिए मैंने यहाँ से एक और नई लाइन ड्रॉ की थी। अब मैं कहूँगा 9680 लेट से यहाँ पर है, 95 इधर था, 9680 में लेट से जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, इसका नाम देता हूँ 9680। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरी शेयर फोर्स डायग्राम देखें क्या है, इंक्लाइंड। ठीक है, अगर ये इंक्लाइंड है तो मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब क्या बनेगी, इट विल बिकम अ कर्व्ड शेप। ठीक हो गया, इसको मैंने कर्व ड्रॉ करना है, दिस इज नाउ कर्व। इससे पहले सारी लाइंस आपके पास क्या थी, इंक्लाइंड थी। क्लियर जी। अब आप क्या करेंगे, इस बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालें। इसका बड़े का ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितनी है आपने बताई इसकी 8.8 और उसकी हाइट कितनी है 2200। ये देखें कितना आता है, पॉइंट 5 इंटू 8.8 इंटू 2200। सर ये 9680 आ रहा है। ठीक है, अब ये 9680 मुझे पिछली वैल्यू में से माइनस करना है, क्यों, क्योंकि मेरी शेयर फोर्स डायग्राम अब नेगेटिव हो गई है। करंटली मेरी वैल्यू कितनी थी 9680, और अब मैंने जब मोमेंट इसका एरिया फाइंड किया वो नेगेटिव 9680 आ गया। जब मैंने दोनों को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट किया आंसर क्या आ गया, 0। लिहाजा मैं करूंगा ये मेरा पॉइंट है 0 का, मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया। मेरी शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड थी, लिहाजा मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगी इट विल बी अ कर्व्ड। ठीक हो गए, तो दिस इज नाउ माय बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर ये पॉइंट यहां से यहां तक कर्व्ड है, दिस इज आल्सो अ कर्व्ड हियर। ठीक है, ये कर्व्ड हो जाएगा सारा। दिस विल बी एन इंक्लाइंड वन लाइक दिस वन, दिस इज अगेन एन इंक्लाइंड वन। ठीक हो गए, और अगर आप इसको पूरी को देखना चाहते हैं कि दिस इज माय नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कोई भी इसको हैच पैटर्न किसी भी किस्म का दे रहा है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। अब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर बता सकते हैं कि यार बीम के ऊपर अगर 2 फुट डिस्टेंस हो तो वहां बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू होगी, 3 फुट डिस्टेंस हो तो क्या वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू भी आपको नजर आ रही है बीम के ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू इस टाइम बेंडिंग मोमेंट की कितनी 9680। अगर आपको कोई कहे कि भाई इस बीम को डिजाइन करें तो यू हैव टू डिजाइन इट अगेंस्ट द मैक्सिमम मोमेंट, सो मैक्सिमम मोमेंट इज 9680। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बीम के ऊपर जब 5 फुट डिस्टेंस होता है तो बताएं मोमेंट कितना, तो आप देख के बताइए 5 फुट डिस्टेंस के ऊपर मोमेंट कितना आ रहा है, 9000। आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मोमेंट्स फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस डायग्राम। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन ऑफ मोमेंट्स अलोंग दिस स्पैन। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है जी सबको। यस सर। ये हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस किया है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी किस वजह से आई, इस चीज की वजह से। ये जो 1000 पाउंड फिट मोमेंट आया है इसको मैंने जानबूझ के आपको कॉम्प्लेक्स चीज अभी इसलिए कराई है ताकि असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ उसके अंदर थोड़े से आसान से बीम्स होंगे, तो आपने उनके अंदर एरिया मेथड से ही, इस तरह मैंने एरिया ग्राफिकल मेथड यूज किया, इससे आपने उनकी एसएफटीज और बीएमडीज प्लॉट करनी। ठीक है जी, स्क्रीन के ऊपर बीम आ रहा है जी आपको। अभी इसकी जो 8 किप्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल लें, सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ कर लें जी बीम की। एक बीम ड्रॉ करें जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड लगा है 20 किप्स का। टोटल बीम की जो लेंथ है वो 20 फुट है। ठीक है, और जो पॉइंट लोड लगा है वो 12 फीट के ऊपर लगा हुआ है। पहले इसके रिएक्शन निकालें, देखें यही आते हैं 8 किप और 12 किप्स, चेक करें। टोटल बीम की जो वो है क्या कहते हैं प्लान है 20 फीट। जब पॉइंट लोड जो 12 फीट फ्रॉम द हिंज सपोर्ट, this is a hinge support यहाँ पर, so hinge support will be replaced by 2 reaction and there is a roller support at this point। आप इनको नाम देते हैं, बेसिकली इसको पॉइंट ए कह दें, इसको पॉइंट बी कह दें। ठीक है जी,
जस्ट नेम देम, पॉइंट ए, पॉइंट बी और इसी तरह इसको पॉइंट सी कहते हैं। इनके जी रिएक्शन निकालें जल्दी से। लास्ट डिस्कशन जब हमारी हो रही थी कल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक स्ट्रेस एलिमेंट होता है, यानी हम जो बॉडी होती है उसमें से एक स्ट्रेस एलिमेंट निकाल लेते हैं, यानी बेसिकली सैम्पलर है, उसके अंदर से बॉडी का सैंपल है। फॉर एग्जांपल आई जस्ट ड्रॉ इट हियर ऑन this one. For example, this is a beam here. This is a beam और मैं इस 3D बीम के अंदर से कोई सैंपल निकालता हूँ, ठीक है। जब मैं आपको 2D में बीम शो करता था तो मैं इस तरह कहता था कि ये 2D बीम है और इसमें से मैं ये सैंपल 2D निकाल रहा था। रियलिटी के अंदर जो आपके मॉडल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, दे आर इन 3D, 3 डायमेंशनल होते हैं। सो इसका मतलब है यहाँ पर जो स्ट्रेस एलिमेंट मैं इसमें से निकालूंगा, दिस स्ट्रेस एलिमेंट विल आल्सो बी इन अ 3D फॉर्म, ठीक है। इस तरह करके 3D से एलिमेंट एक बना होगा, दिस वन। इसमें से एलिमेंट निकालूंगा, लाइक द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस दीज स्ट्रेस एलिमेंट, इनसे मिलके बनी हुई। अब इस स्ट्रेस एलिमेंट को फर्दर इलेबोरेट किया हुआ एग्जैजरेटेड स्केल के अंदर इस जगह पर जहाँ मैं आपको शो करता हूँ, लाइक हियर, दिस इज दैट स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, जिसको हमने बेसिकली प्लैनेट 2D के अंदर कन्वर्ट किया होता है। अब हम पहले इस 3D को समझते हैं कि है क्या, ठीक है जी। मैं इसको जूम इन करता हूँ, देखिए ये इसके फेसेस हैं, ठीक है। दिस इज अ फेस, दिस इज अ फेस, this is x, y and z. Z is out of plane, y vertical, x इधर। अब सिग्मा मींस नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस है तो इसका मतलब है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फेस, ठीक है। इसको हम सिग्मा x कहते हैं। इसी तरह दिस इज कॉल्ड सिग्मा y, हियर इट इज आल्सो सिग्मा x, नीचे भी सिग्मा y। इसके अलावा आपको यहाँ पर shear स्ट्रेसेस नजर आ रही है, टॉ, ठीक है, वन गोइंग अपवर्ड, वन गोइंग दिस वे, ठीक है। एक को उसने टॉ एक्स जेड कह दिया, दूसरे को टॉ एक्स वाई कह दिया। अब इस चीज को समझे पहले कि व्हाट इज मेंट बाय टॉ एक्स वाई, हाउ यू विल सब्सक्रिप्ट दीज थिंग, यानी इसके जो सब्सक्रिप्ट्स आ रहे हैं इनसे ये किस तरह डिफाइन किए जाएंगे। जो फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है इसका, दिस वन एक्स, ये डिपेंड करता है कि ये जो shear स्ट्रेस है ये किस प्लेन के अंदर लाई कर रही है, ठीक है। अब मेरे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन। ये प्लेन क्या है, इस प्लेन में से परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा पास कर रहा है, एक्स एक्सिस। लिहाजा मैं इस प्लेन को नाम दूंगा, ये वो ऐसा प्लेन है जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या ये वो प्लेन है जिसमें से एक्स एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है। तो मेरी पहली चीज, पहला सब्सक्रिप्ट बेसिकली ये प्लेन का नाम होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो टॉ एक्स पहला हो गया। सेकेंड विल बी द थिंग विच इज इन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर ये अपवर्ड है देन इट इज पॉइंटिंग इन डायरेक्शन ऑफ y, if it is in this direction then this is in pointing in z direction like this। तो सेकंड सब्सक्रिप्ट इसकी बेसिकली एरोहेड की डायरेक्शन को शो करे, और फर्स्ट सब्सक्रिप्ट इट इज शोइंग कि ये जो टॉ है, shear स्ट्रेस है, ये किस प्लेन में है। वी कॉल दिस प्लेन एज एक्स प्लेन। क्यों एक्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस इसमें से पास कर रहा है। इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, ये जो ऊपर वाला बना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, फिगर को देखिएगा, बाय, ठीक है, ठीक है। तो अब दोनों सब्सक्रिप्ट देखें, ऊपर वाले, ऊपर के दोनों सब्सक्रिप्ट चेक करेंगे, व्हेन यू विल सी द सब्सक्रिप्ट हियर, दी विल बी टॉ वाई, टॉ वाई। सेकंड सब्सक्रिप्ट के लिए एक्स डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए इसको टॉ वाई एक्स कह दिया, ये जेड डायरेक्शन में था, टॉ वाई जी। ये क्लियर हो गया जी? यस सर, ठीक हो गया, क्लियर है सर। ठीक हो गया। अब ये हमने बेसिकली एक जनरल डायग्राम बनाई, इसी तरह ही सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, तीन हो गए, सिग्मा जी भी है, 3 डायमेंशंस। रियलिटी में इस तरह होता है आपके पास स्ट्रेस एलिमेंट, मगर फॉर सिंप्लीफिकेशन we convert this 3D element into a 2D planar element like this one, ठीक है। इसको planar में कन्वर्ट कर लेते हैं, and we consider sigma z is equal to 0,
ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा जनरेट होता है, व्हाट इज डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज प्लेनर स्ट्रेस प्रॉब्लम। प्लेनर स्ट्रेस प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम सिग्मा जी को जीरो कर लेते हैं, यानी ये फेस है ही नहीं उसके अंदर, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई, सिग्मा जी खत्म हो गया, सो प्लेनर स्ट्रेस है ये, ठीक है। अब इसके अंदर दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई। सर ये प्लेनर स्ट्रेस को हम 2 डायमेंशनल है, इसलिए इसमें सिग्मा जी नहीं है। हाँ, इसमें सिग्मा जी को खत्म कर दिया था। सर ठीक जो है जी होता है ये स्पेस को हम कंसीडर करते हैं हाँ, थर्ड डायमेंशन। हाँ, if there is a z it's 3 dimensional, in reality it is a 3 dimensional, but हम अपनी simplifications के लिए इस 3 dimensional stress element को 2 dimensional stress element में convert करते हैं and we call it planar stress elements, ठीक है। अच्छा, now sigma x and sigma y है, ये दोनों हैं, और ये आपके पास ये जो दूसरे एरोज नजर आ रहे हैं ना, these arrows, the horizontal arrows, these are the arrows for showing shear stress। अगर आप इधर आके देखें इस फेस के ऊपर दिस वाज tau xy, और यहाँ पर जो एक आ रहा है, इन दोनों के हेड्स आपस में मिल रहे हैं, हेड टू हेड, ये देखें, दिस इज हेड, दिस इज अगेन हेड, तो यहाँ पर उसने इसको एक वर्ड दिया tau of xy। ये tau of xy, tau of yx आगे जाके हम एक प्रूफ करेंगे जिसके अंदर हम ये चीज थ्रू इक्वेशंस प्रूफ करेंगे कि भाई tau of xy एंड tau of yx इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। tau of xy and tau of yx ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये प्लेनर स्ट्रेस प्रॉब्लम हो गया। अब उसके आगे उसने एक और वर्ड लिखा, दैट इज अ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, कि स्ट्रेसेस कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे आपका ये प्लेनर स्ट्रेस है, जैसे ये स्ट्रेस एलिमेंट बेंड होगा, due to its bending there will be variation in the values of sigma x, tau xy, sigma y। just a minute भाई, यहाँ पर आप होल्ड रखें, मैं एक मिनट। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले ना आपको ये थोड़ा इस सेकंड प्लेनर स्ट्रेस एलिमेंट्स को थोड़ा सा समझाता हूँ थ्रू वन नोटपैड, एंड देन वी विल मूव बैक टू प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, अब मैंने आपके पास एक प्लेनर स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, दिस इज अ प्लेनर स्ट्रेस एलिमेंट, वी कॉल इट लाइक सिग्मा एक्स, ठीक है, and we call it like sigma y here, okay। Similarly, if this is the shear stress going like this one, so law ये कहता है कि this, if this is the head, then there should be a head here as well, ठीक है, और we name them both as tau xy, tau xy, ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रेस एलिमेंट बेसिकली मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ से। इसको थोड़ी देर के लिए इस दिस इज द रियलिटी, दिस इज रियलिटी, मैंने इस रियलिटी को आसानी करने के लिए या सिंप्लीफिकेशंस करने के लिए 2D के अंदर लेके गया, और यू कैन से दिस इज इन 3 डायमेंशनल रियलिटी, एंड मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन करने के लिए इसको 2 डायमेंशनल में लेके गया, और ये मेरे पास वो स्ट्रेस एलिमेंट है जिसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल सा, जिसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी है, ऐसा ही। अब इस चीज को समझिएगा कि लेट से ये एक बीम था, पहले मैं रियलिटी में आऊंगा, यानी 3 डायमेंशनल के अंदर मैं इस बीम के ऊपर कोई लोड लगाता हूँ, इफ आई जस्ट ऐड सम लोड हियर,
ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोड द बीम विल डिफॉर्म, बीम के अंदर बेंडिंग आएगी थोड़ी सी, ठीक है। अगर बीम बेंड कर रहा है इट मींस कि इसके अंदर जो स्ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे विल आल्सो डिफॉर्म। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि दिस बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस स्ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर ये बॉडी बेंड कर रही है ड्यू टू अप्लाइड लोडिंग, तो ये जो अंदर आपका स्ट्रेस एलिमेंट है दे विल आल्सो डिफॉर्म, इनकी शेप भी डिफॉर्म करेगी, ठीक है। जब इनकी शेप डिफॉर्म करेगी सो मे बी स्ट्रेस एलिमेंट पहले ओरिजिनल स्टेट के अंदर इस तरह था, लेट्स से in original state the stress element was like this one, और इसी बॉडी को जब मैंने बेंड किया, यूं करके बेंड कर दिया यूं, ठीक है। now the body has bent due to applied loading, so maybe the stress element is now like this one, ठीक हो गया, ये चीज समझ आ रही है। यानी बॉडी अनडिफॉर्म शेप में जब थी तो उस वक्त दिस वाज द स्ट्रेस एलिमेंट, और जब मैं बॉडी को डिफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, यानी now the body has been deformed like this one, this is the deformed shape, so as a result of this deformation the stress element will also deform, ठीक है। अब जैसे ही ये स्ट्रेस एलिमेंट अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, तो इसके चेंज करने से क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टॉ एक्स वाई दिस विल चेंज, ठीक है। लेट्स से स्ट्रेस एलिमेंट ये आ गया, now this is sigma x going down here, maybe like this one, perpendicular, sigma x, similarly this will become sigma y. Now I will put it like sigma x dash and sigma y dash just to distinguish between sigma x and sigma x, okay? And I will say it like this is tau xy now, tau xy dash. मैंने इसको dash इसलिए कह दिया because now this has been transformed. The value of sigma x will not be equal to sigma x dash. It will be either increased or decreased. This we will discuss in future lectures. हम एक derivation भी थोड़ी सी करेंगे, उसके अंदर कुछ formulas देखेंगे, उन formulas के जरिए हम basically अगर हमें ये पता चल जाए कि ये stress element कितने डिग्री orient हुआ है, ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन हुई है ना, लेट्स से 5 डिग्री 10 डिग्री, तो 10 डिग्री ओरिएंट करने से ये वैल्यूज कितना चेंज हुई हैं, और रियलिटी के अंदर ये कितने डिग्री ओरिएंट करेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो बीम था उसके ऊपर लोडिंग आई और ओवरऑल बीम कितने डिग्री डिफॉर्म हुआ। जितनी ज्यादा लोडिंग होगी, ठीक है, बीम के ऊपर, उतनी ही ज्यादा डिफॉर्मेशन आएगी। जितनी ज्यादा बीम के अंदर डिफॉर्मेशन होगी उतना ही स्ट्रेस एलिमेंट क्या करेगा, इट विल ओरिएंट इटसेल्फ, और जितनी ओरिएंटेशन आएगी उसके हिसाब से आप उसकी मॉडिफाइड वैल्यूज निकालेंगे स्ट्रेस एलिमेंट्स के ऊपर जो स्ट्रेसेस की हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद इंटरनल फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस व्हेन यू आर कटिंग अ सेक्शन थ्रू अ बीम, लाइक दिस इज अ बीम मे बी, ठीक है, व्हिच इज सब्जेक्टेड टू सम लोडिंग, maybe this is the roller support here, this is triangular support. Once you cut a section here, तो सेक्शन कट करने के बाद जो यहाँ पर फोर्सेस डेवलप होती हैं, these are called internal forces, like this is the shear force, this is the normal force, this is the shear, this is the moment. So all these three, moment, normal and shear, these are internal forces, not stresses. However, when I'm discussing this thing, stress element, so this is the stress element, and these things, these are not internal forces, these are basically stresses, sigma x, sigma y, tau xy, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेस वेरिएशन है, या इसको हम कहते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसामा, मैंने आपका माइक जो है वो म्यूट कर दिया। इन केस के अगर आपका क्वेश्चन हो या कुछ भी, किसी का भी क्वेश्चन हो, जो जस्ट होल्ड ऑन योर स्पेस बार, आपका जो स्पेस बार है उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना
थोड़ी देर के लिए ओपन हो जाएगा सबके लिए। कोई भी स्टूडेंट जब जिसका कोई क्वेश्चन हो, बजाय इसके कि आप अपने आप को परमानेंटली ऑफ करें, आप ऐसा कर लें कि प्रेस करके रखें अपने स्पेस बार को थोड़ी देर के लिए, तो आप जो आपका अनम्यूट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन है सही कोई? अच्छा जी, सर ये हाँ थोड़ा स्ट्रेस एलिमेंट्स का बता दें सर। ये अगर हमारे सामने एक बीम पड़ा हुआ है हाँ हाँ तो हम हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें स्ट्रेस एलिमेंट कौन सा है, किस तरह कंसीडर करेंगे इसको? बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो बॉडी है ना, दिस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस स्ट्रेस एलिमेंट, यानी अगर मैं इसको तोड़ लूँ ना इस बॉडी को, तो ये छोटे छोटे स्ट्रेस एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, जी। आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस एलिमेंट, अगर लेट से मुझे कोई कहता है कि लेट से बीम के इस पॉइंट के ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर टॉप से 2 इंच नीचे इस पॉइंट के ऊपर एनालाइज करके बताएं कि यहाँ पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर आएंगे और कंसिडर करेंगे यहाँ पर एक स्ट्रेस एलिमेंट पड़ा है, आप इसको एनालाइज करेंगे। अपने आप को थोड़ा सा उसमें इतना रियलिटी में ऐसा नहीं कि वहां पर स्ट्रेस एलिमेंट पड़े होंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि आप अगर किसी बॉडी को खोल के देख रहे हैं तो उसके अंदर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल के बने हुए हैं। ठीक है, यानी ये बॉडी इस तरह करके इस तरह बनी है, इस तरह। सो देयर आर न्यूमरस, मल्टीपल हैं। जय जा। अब आपको किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा कि जी आप पूरे बीम को एनालाइज करते हैं। वो आपको बताएंगे कि लेट्स से फ्रॉम 2 feet फ्रॉम सपोर्ट, ठीक है, एंड 6 इंच फ्रॉम टॉप सरफेस, बीम के टॉप सरफेस से एनालाइज करके बताएं कि यहाँ पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है। तब आप उस स्ट्रेस एलिमेंट को इस लोकेशन के ऊपर आके फिर एनालाइज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स, टॉ एक्स, वाई, ये चीजें फाइंड करेंगे। ये हम लेटर ऑन करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप होता जाएगा। सही है सर। अच्छा जी, अब वापस हम उसके ऊपर आते हैं, शेयर स्क्रीन के ऊपर, एंड आई विल जस्ट शो यू बैक दिस वन। सो ये उसने बेसिकली बताया कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लाइक दिस इज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस in the undeformed state. Now the third figure is showing the stress element has been rotated. The value of sigma x is now sigma x dash, tau xy has been converted to xy dash. तो ये देखें बेसिकली एक्सेस रोटेट करेंगे। अगर आप ऊपर फिगर में यहाँ पर आके देखें, ओरिजिनली इट वाज xy, नाउ द न्यू एक्सेस वो क्या हो गया, x डैश एंड y डैश, ये ओरिएंट कर गया। इट द ओरिएंटेशन इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज हुई है। ठीक है, दिस ओरिएंटेशन कैन बी क्लॉकवाइज एज वेल। ठीक है, हम न्यूमेरिकल्स आगे जाके कुछ करेंगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, and in those numericals and those activities you will learn that with certain degree of orientation the value of sigma x and sigma y and tau xy, it will keep changing and there will be a certain angle theta where these value will get their maximum value. ठीक है, वो maximum होना start हो जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने मैं यहाँ पर फिगर के अंदर ये कुछ इक्वेशंस लिखी हैं which I will zoom it right now. If you have some pencil or page or something, just write these equations. इनको लिख लें जी, just quickly write them. Or if you want to just take a snapshot लेके अपने सामने रख लें, so that I will just explain them. ठीक है, अच्छा, अब the first equation is for sigma x dash. Sigma x dash क्या है? This is, जब भी dash आ रही है, it is mean it is transformed state of stress. ठीक है, सो वो कहता है कि अगर आपने सिग्मा एक्स डैश का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2. व्हाट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यानी अनडिफॉर्म शेप या फिर जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो उसकी स्टेट थी, वहां पर जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यूज थी, आपको जो गिवन वैल्यूज थी उनको यूज करना है, डिवाइडेड बाय 2, फिर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 cos of 2 थीटा. व्हाट इज थीटा? दिस इज बेसिकली द ओरिएंटेशन, कि जो स्ट्रेस एलिमेंट है ये कितना ओरिएंट हुआ है, कितनी डिग्री ओरिएंट हुआ है. सो थीटा विल बी दैट एंगल. ठीक है, लेटर ऑन आई विल टेल यू कि if the orientation is like anti clockwise, you have to take it as positive or negative. I will explain it. ठीक है, इसमें घबराना है.
देन tau xy कौन सी वैल्यू है, दिस वन। यानी आपको ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन होगी, ठीक है, एंगल गिवन होगा थीटा, और आपसे कहा जाएगा कि ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करें। सो हाउ यू कैन फाइंड दोस ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑफ स्ट्रेस यूजिंग दीज इक्वेशन, सिग्मा x डैश, सिग्मा y डैश, tau x डैश y डैश। ठीक है, ये इसकी इक्वेशंस हैं, ये हम बाद में जाके कुछ प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल लर्न हाउ यू कैन डू दिस स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक अपने ज़हन में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट डेवलप करें, लाइक दिस इज द रियलिटी, this we do is for simplification for calculations, and this is called stress transformation. ठीक है, and while this stress element is being rotated clockwise or anti-clockwise, the values of sigma x, sigma y, tau xy, it will keep increase or decrease, ये change करेंगी, and during this transformation there will be a certain angle where you will observe that sigma x will reach its maximum value, peak values, sigma y will reach its peak value, tau xy will reach its value. We are interested to find those angles जहाँ पर ये maximum values होंगी, ठीक है। This concept is known as stress transformation. नीचे आते हैं जी, थोड़ा सा उसने बेसिकली इस जगह पे एक्सप्लेन किया कि अगर कोई बॉडी है, आप उस पर नॉर्मल फोर्सेस दिखाते हैं, दिस विल चेंज द साइज, उसको इलोंगेट या शॉर्टन करेगा। दिस इज द response of normal force. If you apply a shear force on a body, then definitely this shear force will try to change the shape. It will not try to elongate or shorten your element. It will try to distort your shape, and इसकी shape change करेगा. So the consequence of shear force is change in shape. However, the consequences of normal force on a body is change in size, यानी size का change होगा, ठीक है। ये इसके साथ जो ये हमने मैक्सिमम, हाँ हाँ सर ये मैक्सिमम में वैल्यूज फाइंड करनी है सिग्मा की। सर ये सिग्मा की वैल्यूज हमें क्या बताती है, क्या देख, ये बेसिकली बता रही हैं कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। आपने भी जब न्यूमेरिकल जहाँ पर किए थे, लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर स्क्रीन दिस वन। कल हमने जब डिस्कशन स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पर अभी लेट से सेक्शन कट किए तो आपको इंटरनल फोर्सेस मिल गई, ठीक है। सो यूजिंग दोज इंटरनल फोर्सेस, दीज आर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो कि आप डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट से अगर मुझे डिज़ाइन की तरफ मूव करना है तो डिज़ाइन कोड ये कहता है कि वहाँ पर आप, एक होती है स्ट्रेसेस और एक होती है सिग्मा अलोएबल, ठीक है। लेट्स से सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है। सो यू नीड टू मेक श्योर हर मटेरियल की अपनी एक सिग्मा अलोएबल है। जिस तरह कंक्रीट है, स्टील है, तो उसके अंदर एक सिग्मा अलोएबल की वैल्यू है, यानी ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि स्टील ले सकता है बिफोर फेलियर। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ दैट स्ट्रक्चर द स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, दे डोंट एक्सीड दीज वैल्यूज, सिग्मा अलोएबल से ज्यादा ना हो। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी, the sigma allowance, these are the standard values, but these are not standard. ये standard नहीं है. These are depending upon the loading. This is depending upon span. This is even depending upon the location जहाँ पर आप अपनी चीजों को analyze कर रहे हैं, ठीक है। For example, मैं इसको थोड़ा सा elaborate करता हूँ. This value is constant, sigma allowable for a particular material. अब मैं अगर जब हमने कल डिस्कशन की तो उस डिस्कशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि लेट्स से इफ यू मेक अ सेक्शन हियर, देन यू मेक अ सेक्शन हियर, मेक अ सेक्शन हियर, हियर, द वैल्यू ऑफ मोमेंट will be here m, here it will be m1, here I can say it's m2, and here it's m3. At each of these 4 locations the value of moment will be different, isn't it? ये चेंज होगी ना, डिफरेंट होनी चाहिए दूसरे से, या सेम होंगी? क्या कहते हैं आप? सेम होनी चाहिए। Why they should be same? Because सेम नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, let's say if I plot the bending moment diagram of this figure, like if it's been loaded by a point load, इस पे point load लगा हुआ है, P load. So if I just make a bending moment diagram for this one, it will be like this one. ठीक है, इस तरह की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी इसकी।
जी सर। If it is like a reaction here, ठीक है, so the shear force will be like this one. Oops. This one. यार क्या हो गया इसको? Let's make it like this one. इसको लाइन को स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि हैंड जो है, the shear force will be like this one and the bending moment will be like this one. ठीक है, for this particular case कि जब point टूट लगा, if there is a UDL, definitely the shear force and bending moment will change. अब अगर मैं देखता हूँ इस section को extend करता हूँ, if I just make extension here, so the value of moment is here is m1, which is this value. If I extend this section here, the value of moment here is m2. If I just make a section here, extend this line, the value of moment is here m3. So now it is very clear that at each of these section along the span, यानी मैं along the span move कर रहा हूँ, तो there is a variation in moments. ऐसे ही the moment is varying. तो ये variation ये change कर रही है. Even if you go here, if you extend this one, the point here is m3 or m4, anything, जो भी m3 था. At each point, the value of moment is changing. ठीक है. अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर दिस वन, यानी जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस सेक्शन, सो अलोंग दिस सेक्शन, ओनली दिस सेक्शन, ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस रेड पॉइंट, देन देयर अनदर पॉइंट हियर, देन अनदर पॉइंट हियर, ये 3 पॉइंट कंसिडर करता हूँ. नाउ दीज 3 पॉइंट्स आर अलोंग द डेप्थ ऑफ द सेक्शन. इससे पहले मैंने क्या वेरिएशन आपको बताई, वेरिएशन अलोंग द स्पैन. अब मैं वेरिएशन अलोंग द डेप्थ देखना चाह रहा हूँ. यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू देखूंगा, दिस विल बी अगेन m, दिस विल बी अगेन m, दिस विल बी अगेन m. फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ वेरिएशन अलोंग हियर, 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 सो दिस इज m1 हियर, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी m1 होगा, दिस विल बी m1 हियर, m1 हियर, इजंट इट? यानी वेरिएशन अलोंग स्पैन हो रही है इंटरनल फोर्सेस की. अगर मैं पूरी समरी इस लाइन की समझाऊं तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि internal forces are varying along the span, but they are constant along the depth of your sector. But अगर ये यहाँ पर same है, this is m, m1, m1, mm, although m is different from m1, but along the depth ये same है. मगर अगर मैं stresses का formula लिखूं तो stresses are sigma is equal to my over I. So the formula for flexural stress is sigma is equal to my over I. ठीक है जी, we read this formula. So the formula is saying that the stress is not only dependent on m, ठीक है, it is also depending on y, it is also depending on I. ठीक है, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करे. Although m is constant along the depth, यहाँ पे भी m same है, इधर भी same value m. But what is changing? अगर आप यहाँ पर फ्लेक्सर स्ट्रेस निकालेंगे, you will have a different value. यहाँ निकालेंगे फ्लेक्सर स्ट्रेस, this is a different value. This is a different value here because y is changing. What is y? We read in last lecture yesterday. हमने देखा. Y is हाँ बिल्कुल exactly. Neutral axis से this is the distance going upward or downward. This is y. ठीक है. For example, if I consider the first point here. ठीक है, so this is y for first point. For second point, the y will be 0. For third point, the y will be this one. Maybe there is an intermediate point here, like I just make it with a different color. For example, this is the stress element you are investigating. So for this element, the moment is same, but the y is this one now. The value of y will be comparatively less, which will result in a different value of flexural stress. ठीक है, flexural stress की value क्या हो जाएगी? This will change. Just a minute, मैं इसको स्क्रीन को रोटेट करूं. ठीक है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस जो है वो चेंज कर रही हैं. अब आपका काम जो था, चूंकि सारी चीजें इंटरनल फोर्सेस से नहीं है भाई, आप अपनी इस सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल
compare these values with sigma allowable. ठीक है, लेटर ऑन अब आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सिग्मा है, लेट्स से सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, बिकॉज आपका जो स्ट्रेस एलिमेंट है, ये जो सिग्मा की वैल्यूज मैं आपको शो करता हूँ, दीज आर शोन ऑन द स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, लाइक दिस वन सिग्मा एक्स and then there is a sigma y, ठीक है. So I just had a discussion with you a few minutes back कि जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट करेंगे then you will have a new values coming on for sigma x dash and sigma y dash, which will be either greater than sigma x or less than sigma y. इनसे different हो जाएंगी values, and ultimately there will be an angle जहाँ पर sigma x dash और sigma y dash maximum हो जाएंगे. We call those maximum values as principal stresses. Principal stress. And what we will do now, we will compare the value of this principal stress with sigma allowable. ठीक है, ये बैक पे सारी कहानी है. इसी वजह से हम इंटरेस्टेड हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने में. ये ओवरऑल है, यानी ये चीज मैं बेसिकली एंड पे बताना चाह रहा था, मगर बिकॉज यू जस्ट आस्क अ क्वेश्चन कि वो स्ट्रेसेस और इसमें क्या आ रहा है डिफरेंस, तो मैंने ये बताया. हम इंटरेस्टेड हैं इस प्रिंसिपल स्ट्रेस को इसके साथ कंपेयर करने के लिए. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस उस वक्त निकलेंगी when I have these maximum values, when I will have this maximum, when I knew that what is the angle theta, वो एंगल खास एक एंगल होगा थीटा p, जिसके ऊपर this sigma x and sigma y will achieve their maximum value. मैं इंटरेस्टेड हूँ थीटा p निकालने के लिए. ठीक है जी, तो we will do some exercise here later on, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप different थीटास यूज करेंगे और स्ट्रेस एलिमेंट को रोटेट करेंगे, and you will check the variation के चीजें इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं. मे बी from 0 to 100, 0 to 90 degree the values is increasing, maybe from 90 to 180 degree the values again decreasing, then from 180 to 270 it is again increasing. So it keeps on changing with theta. अच्छा, इक्वेशंस भी मैंने आपको लिखा दी. अब हम वापस मूव ऑन करते हैं लेक्चर की तरफ अपनी प्रेजेंटेशन पे. ठीक हो गया. ये वो इक्वेशन थी स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कि यूज की जाएंगी और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे आगे. अच्छा, अब आगे मूव ऑन करते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है. ये बस बेसिकली वो बता रहे हैं कि जब भी आपने स्ट्रेसेस या बॉडी की इंटरनल फोर्सेस को एनालाइज करनी है, डेफिनेटली यू हैव टू कट थ्रू अ सेक्शन in a body. For example, this is a 3-dimensional body which is subjected to some external loading, F1, F2, F3, F4. These are external loads. So as a result of these external forces, body के अंदर internal forces develop होंगी, ठीक है, internal resistive forces. So in order to investigate what is going on through the body, body की mechanics क्या है, जिसका mechanics of solid subject का नाम था, अगर आपने वो चीज़ investigate करनी है, you have to cut through a section through this body. आपने इसमें से एक 3-dimensional body में से section cut किया, and you will analyze the forces. Once you cut through a section, you will see that there are the stresses, there are forces, 3 forces, Pxx, Py, Pxz. Then there are the moments. तो आपके पास 3 moments हैं, ठीक है, like this one, Mxx, Mxy, Mxz. Then there are the forces, the normal force, Pxx. This is basically the normal force. Pxy and Pxz. These are the shear. ठीक है, जब मैंने आपके पास सेक्शन कट किया था तो उसमें एक नॉर्मल फोर्स थी और एक क्या थी, shear force थी. So Pxy and Pxz, these are shear. This is normal force and there was a moment. याद करें जब मैंने आपको I'll just make an annotation here just to elaborate. मैंने आपको बताया था कि बॉडी है, ये 3D बॉडी है, ठीक है. इफ यू जस्ट मेक अ 2D बॉडी है, तो 2D बॉडी के अंदर लेट से आप सेक्शन कट करते हैं किसी जगह पे भी. once you cut a section, so you will see
that there are normal forces, there are shear forces, there are moments. But when you see it in three-dimensional, this normal force is this one, Pxxx, and this, because this cross section, ये आप इस cross section को देखें तो ये force Pxx इस cross section के perpendicular, that why I call it normal force. But if you compare Pxy and Pxz, इन दोनों चीजों को देखें, these are parallel to the section, and here the parallel things to the section, they are considered as shear force. So Pxy and Pxz, they are shear. The third thing is moment about x axis. ठीक है. Last lecture हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कशन की that there are mxx, myy, mzz, और कुछ moments होते हैं they will produce twisting, and some of the moments they will try to bend your elements. So moment about जो x axis होता है, this is always producing a torsion, twisting, ये हमेशा twisting produce करता है bodies के अंदर. And this moment about z axis or mxz, this will always try to bend your body, उसके अंदर flexural stresses लेकर आएगा. ठीक होगा. अच्छा, इसी चीज को उसने फर्दर थोड़ा सा आसान करने के लिए इस तरह शो कर दिया, लाइक so just move it, zoom on. तो वो ये बता रहा है कि ये आपका सेक्शन है, ठीक है जी, and from this section you will have the normal force, ठीक है, then you will have the shear force, then you have another shear force इस plane के ऊपर which is in x direction, this is normal ny, this is vz, and there are three moments: moment about y-axis, moment about x-axis, moment about z-axis. Here in this case, अगर ये आपके पास rod है, the moment about y-axis, यहाँ axis different है, this moment about y-axis will try to twist your element. ठीक है, आप ये moment apply करें इस body के ऊपर, इस side पे भी और उसके opposite side पे, तो ये इसको twist करने की कोशिश करेगा. अगर इसी body के ऊपर ये moment apply करें, moment about this one, this will try to bend your body. ठीक है. तो as a result of these internal forces, body के अंदर कुछ stresses develop होंगी, and we wrote these stresses here कि normal forces की वजह से जो stresses develop हुई, these are just a minute. Normal forces जिसमें Pxx थी, this is the normal force, or this is Ny, this is the normal force. In normal forces की वजह से जो stresses develop हुई, we name them as normal stresses, sigma equal to n over a, ठीक है जी, like this one. This is normal stress. Just a minute. Then because of this bending, यानी a moment, because of this moment or because of this moment, चूंकि ये moments जो हैं body को bend करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, these will produce twisting. This will produce twisting. Similarly, in this case, this mxx will produce twisting. This will also produce twisting. This will produce bending, mxz. तो bending की वजह से, moments की वजह से जो stresses develop होंगी, we call them flexural stresses, sigma equal to my over I. ठीक है, ये वही formula है, my over I. Now here y is multiplying here, later on ये नीचे इसको आगे divide करती है नीचे आके, बाकी formula ये वाला. इन दोनों stresses को basically हम normal stresses कहते हैं. Then coming towards shear stresses, we have two different categories. इनको भी हमने कल काफी डिटेल के साथ डिस्कशन की लेक्चर के अंदर. और there was a torsion shear stress and there is a transverse shear stress, VQ over IT. हमने एक फॉर्मूला देखा था कल, VQ over IT. So this is the formula है, ठीक है. This is TC over J. ये भी कल हमने फॉर्मूला देखा था, TC over J. Instead of C, they are using now rho. बाकी फॉर्मूला सेम है, TC over J. ठीक है, तो ये डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं बॉडी के अंदर. क्लियर ड्राइंग्स, अब उनको उसने वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया, लाइक Pxx is this one, तो उसको बता रहे this components में ये the pulling or pushing action perpendicular section, yeah, it is section के perpendicular, so it will either try to elongate or try to shorten your element. Pull represents a tensile force. Definitely if it is outward, it is
producing a tension, you will consider it as positive. जब हमने stresses की discussion की थी कल, तो उस discussion के अंदर हमने ये भी कहा था that for each of this thing we have plus minus symbols like plus minus n over a. We have also discussed like it is plus minus my over I. Why plus minus? Because at some point the tension is being shown with the positive sign and compression being shown with the negative sign. For example, agar aap pas pxxs, here it is in tension mode, it is trying to increase the length, so it is a tension, so you will use positive sign for the normal stress here. If it is in this direction coming like this one, so it is trying to compress, there will be a normal stress here calculated by this formula, but you will use now negative sign here. See? अच्छा जी, तो ये उसके बारे में उसने सारी डिस्कशन की हुई है, जस्ट गो थ्रू देम. जिस तरह मैंने mx को बताया, दिस इज द टॉर्क, एंड बेंडिंग मोमेंट्स के लिए mxy और mx दो कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में डेफिनेशंस लिखी हैं. अच्छा जी, इस फिगर के अंदर बेसिकली वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. कहता है एक पर्सन है आपके पास, ये देखिए नीचे दिस पर्सन, इस पर्सन के नीचे भी एक क्या लेंगे, एक बोर्ड है, ठीक है जी, वुडन बोर्ड है, उस वुडन बोर्ड के ऊपर नेल्स लगे हुए, कील लगे हुए, ठीक है, और इस बंदे को बेसिकली सैंडविच किया हुआ है आपने. इसके नीचे भी कीलों का एक बोर्ड रखा हुआ है, ऊपर भी, ठीक है, कीलों का एक बोर्ड रखा हुआ है, और उसके ऊपर आप एक बंदा बिठा देते हैं, ठीक है. अब इस बंदे का अपना एक वेट होगा, डेफिनेटली एक फोर्स है जो कि वो इस बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है. दैट फोर्स इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू दीज नेल्स, ठीक है, यानी इस पूरे का जो वेट है, दिस इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दीज नेल्स. If you keep increasing the number of nails on these boards, there will be a time कि इस बंदे को कुछ फील ही नहीं होगा. But if you start decreasing the number of nails for the same person who is sitting on this board, there will be a time कि वो nail जो है इसके अंदर, इसकी body के अंदर से pass out कर जाएगा and it will cause death of this person. ऐसा ही. So वो यहाँ पर explain करना चाह रहा है कि let's say if there are 20 nails, और ये जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है, it has let's say 200 pound weight, इसका अपना weight 200 है, and on this board if there are 20 nails, so the amount of stress will be equal to 200 pounds divided by 20, like the weight of this person will be distributed among these 20 nails, and the value of stress for each nail will be 10 pound per nail, ठीक है. Now if you increase the number of nails from 20 to 200, the weight is same, the person weight is same, so 200 divided by 200, you will have a value of stress equal to 1 pound per nail. Similarly, if you increase the value up to 2000 nails, so it will be 0.1 pound per nail. तो अगर आपने यहाँ 2000 नेल्स डाल दिए, तो अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि इस बंदे को महसूस ही नहीं होगा कि भाई इसके ऊपर कोई चीज चुभ रही है कि नहीं चुभ रही. मगर अगर आप नंबर ऑफ नेल्स डिक्रीज करते रहेंगे, अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट टू cut through the body of this person and will cause death of this person. ठीक है, आगे move on करते हैं. So now there are some definition for the stress. We already have discussed stress is equal to force per unit area. These forces are the basically internal forces. It can be the moments, shear force, और इनकी values हो सकती हैं. This is again an example of compressive load. For example, आपने देखा होगा कि जब टायर्स जो होते हैं गाड़ी को अपुश अप किया होता है, तो उसकी वजह से गाड़ी का वेट डाउनवर्ड आ रहा है, एंड दीज आर द सपोर्ट्स. सो इफ द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इट इज ट्राइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो अल्टीमेटली दिस इज अ कंप्रेसिव थिंग, यानी कंप्रेसिव नेचर की हो रही है. इफ यू गो इन द अदर पिक्चर, द सेकंड पिक्चर, देयर इज अ हैंगिंग वेट व्हिच इज बीइंग हैंग यूजिंग दीज वायर्स. वेट डाउनवर्ड जा रहा है, और वायर्स के अंदर जो फोर्सेस आएंगे, दे विल अपवर्ड डायरेक्शन. वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, and to resist this weight, forces in these wires will be in upward direction. So this is basically tensile stresses. इसके अंदर tensile stresses होंगे. So this is an example of compressive load. This is an example of tensile load.
जी use this one. This is basically the variation of stresses. Normally variation इस तरह होती है, ठीक है, reality के अंदर, and we make it an average instead of कि इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करें along the section. We make it, idealize it like uniform distribution होती है, and we call it sigma average ny over a. Yeah. But in reality it is like this one. कि arrowheads कई जगह पे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, मगर overall हम इसको uniform idealize कर लेते हैं. अब ये difference बता रहा है that there is a difference between a normal and shear stress. This normal stress is being caused by normal forces. This shear stress is being caused by shear forces. ठीक है. अब वो बता रहा है कि जब भी normal forces या normal stresses आती हैं, they act always perpendicular. जबकि जो shear stresses होते हैं, they always act parallel to the. और shear stress, they will always try to change the shape, whereas the normal stresses, they will try to elongate, change size and change करेंगे. They will try to elongate or they will try to shorten your elements. ये उसकी description दी हुई है. Now here it is explaining the concept of axial stress or normal stress. Like for example, body है, उसके ऊपर आपने दोनों sides के ऊपर P force apply की, external force. If you cut a section through this body, then you will observe कि यहाँ पर अगर P dash force है, तो in order to balance this P dash force, there will be an internal force developed here, which will be equal to P dash. ठीक है. Now this P is not a point load here. Actually, this is being distributed along this cross section as sigma. ठीक है. So P divided by this cross sectional area will be that normal stress here. So this will be actually, this normal stress is actually being caused by P dash. ठीक है. यहाँ पे बता रहा है that it may be a positive or negative. It depends. This is a negative compression. This is a positive case. ओके जी. आपने मेथड ऑफ जॉइंट्स वगैरह स्टडी किए हैं? मेथड ऑफ जॉइंट्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 में भी किए होंगे, मे बी स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर भी किया होगा, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस. ये सर ठीक है. जस्ट टेक अ पेन एंड पेंसिल राइट नाउ. आपके पास एग्जांपल है. Just avoid this whole statement. We will do it in a later bit time. We will start the session again in like 15, 20, 25 minutes. In these 25 minutes, what you will do, आपने ये truss बनानी है, which is having a hinge support at the point C. ये चीजें लिखते जाए, यहाँ पर अपने आपको confuse नहीं करना. This is a hinge support at point C and roller support at point A. ठीक है. Point A के ऊपर roller support है, hinge के ऊपर, hinge जो है C point पर है. This is the dimension. ठीक है. अगर ये 1 फीट है तो इसका मतलब है E to D डायमेंशन भी कितनी है? 1 फीट. बिकॉज द एंगल इज 45 डिग्री, सो ED इज 45, DC BC इज आल्सो 1 फीट. इसके ऊपर पॉइंट E के ऊपर 2 की फोर्स लगी है. So it takes 25 minutes. We will just take a short break. In the meantime, you just need to perform this activity on page of your paper, and I will just come back and I'm discussing. First thing what you have to do is, for this given loading, you have to find the reactions. What is the value of AY here? Okay, I'll just write it here. What is the value of AY, the reaction? What is the value of CY and CX, means the reactions at the hinge points? You need to find them. So you find ho jayega. Second step, this is the first step. The second step is to find forces in these members. For example, what is the force in member ED? What is the force in member AB? What is the force in member DC? ये forces निकालना start करें. These will be either compressive or tension. ठीक है. You can use manual calculation. You can use even a software. अगर आपने किसी software सीखा था, let's say Reset 2D or something, so you can even do this thing. ठीक है. और even अगर आपने method of joint से करना है, आप method of joint से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. method of section से करना चाहते हैं, कोई भी करें. तो ये चीज़ें हम दोनों जो हैं आप अभी परफॉर्म करें. आई विल जस्ट रिज्यूम द सेशन. अभी क्या टाइम हुआ?
अच्छा, अब बेसिक जो रिएक्शंस है ना, आप इसके रिएक्शंस निकालना, वो जिस तरह बीम्स के रिएक्शन निकलते हैं सेम रिएक्शन इसके भी उसी तरह होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स कॉपी न्यू शेयर वन नोट। जी सर। मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। लेट्स से मैं भी समझ गया। और इसके रिएक्शंस के लिए भी वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है आपने कि सबसे पहले अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन से रिप्लेस करना है बाउंड्री कंडीशंस को। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोलर सपोर्ट, सो देयर विल बी अ वर्टिकल रिएक्शन ओनली हियर। इन सपोर्ट है तो देयर विल बी अ वर्टिकल फोर्स एज वेल एज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब चूंकि दिस इज एक्टिंग ऑन राइट साइड, सो आई विल जस्ट अज्यूम कि यहाँ पर होपफुली शायद लेफ्ट पर होगा। ठीक है, ये आपके पास नाम इसको दे दें, लेट्स से ए वाई, make it cy, ask it cx। ठीक है, now find the reaction। first आपने reactions find करने। so अगर मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट सी लेता हूँ इक्वल टू 0, मैं सी पे भी ले सकता हूँ और ए पे भी 0 ले सकता हूँ। ठीक है, सी पे अगर 0 लिखता हूँ, ये दोनों फोर्सेस एक्सटर्नल कैंसिल हो जाएंगी एंड आई एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वाई। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ समेशन ऑफ मोमेंट about point C is equal to 0। और जैसा मैंने पहले बताया था कि if you are using this equation of equilibrium, third equation of equilibrium, you must need to put your assumption of sign convention like anti-clockwise is positive or clockwise is positive। So I'll just put it here like anti-clockwise is positive। ये हमेशा डालें ताकि जो assessment हो रही है उस बंदे को पता चले कि आपने क्या assumption ली। Again in the same way, I will start from each force। Cx and Cy both are passing through the point, so they have 0 moment arm, so they will no produce moment at point C। मैं इसके about moments ले रहा हूँ point C के about, so these forces are passing through these points। There is a force Ay which is trying to produce a clockwise moment। ये इसको clockwise rotate करना चाह रहा है, यानी मैंने इस सारी ट्रस को फ्री कर दी है और इसको point C के about rotate कर रहा हूँ, यानी point C के ऊपर की लगा दी है और फिर बाकी सारी ट्रस फ्री है और उस पर Ay force लगाता हूँ, so the truss will move clockwise। So I'll put negative sign because it's clockwise। Again, the value of force multiplied by the moment arm। As I told you earlier that the moment arm is basically the perpendicular distance between the point of application of force, this is the point of application of force, and this is the moment arm। So this is the perpendicular distance between these two things, which is now equals to, this is 1 feet because the angle is 45। Again, this is 1 feet, so almost this is 2 feet। So Ay multiplied by 2 feet, then this force is done। Now this force, so if I just remove everything and make a rotation about point C for this force, this will try to produce a anti-clockwise moment here। Anti-clockwise दिख रहा है, so anti-clockwise is positive। This is the force 2 kip multiplied by, you need to have the moment arm। So what is the moment arm? This is the point of application of your line of application of force। So the perpendicular distance between the line of application force and the moment point of rotation, this is the perpendicular distance। So you need to find this distance, and this distance is from figure, it is equal to 1 feet। So 2 multiplied by 1, all forces done, this done, this done, and this done, equals to 0। Find Ay from here. This will come to be like 2 into Ay। We're going to take this one on the right side। This 2 multiplied by 1 become 2, 2 will cancel with 2, and you will get Ay is equal to 1। Now because the external forces was given in the units of kip, so you will going to put here kip। Okay, now the next force, it's Cy। So I can either take moment about point A equal to 0, and the other way is you can use the equation of equilibrium, summation Fy equal to 0, like summation of Fy is equal to 0। जी जी सर ये एडिंग जरा ऊपर से थोड़ा समझा दो, मैं नेट इशू की वजह से समझ नहीं आई। सॉरी क्या नहीं हुआ सर? मैं बीच में जरा लीक कर गया था, ये ऊपर से थोड़ा समझा दो सर। ये समीशन MC दोबारा एक दफा रिपीट करना।
समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू, रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे सुफियान, आप वैसे रिकॉर्डिंग से भी एक दफा देखिए। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी 0 लिया मैंने, आप ए पे भी 0 ले सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस मोमेंट्स को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, सी एक्स सी वाई दोनों पॉइंट ऑफ रोटेशन में से पास कर रहे हैं, लिहाजा दे विल प्रोड्यूस नो मोमेंट्स, मैंने इनके आगे क्रॉस कर दिया। सो ए वाई इज द फोर्स, ए वाई मल्टीप्लाई बाय ये ए वाई इसके अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई आई यूज नेगेटिव साइन। ए वाई और इसके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 फीट है टोटल, तो ए वाई मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। दूसरी फोर्स आपके पास ये है 2 के वाली, दिस विल ट्राई टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो दैट्स व्हाई आई यूज पॉजिटिव साइन। 2 के फोर्स मल्टीप्लाई बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस इस टाइम 1 फीट है। सो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 के एंगल के ऊपर। मोमेंट आर्म इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू गेट ए वाई इक्वल टू 1 kip। Now summation of Fy equal to 0, again you will take vertical forces positive, ठीक है, ठीक है। अब ये vertical forces में नहीं आ रहे, this is not in vertical force, this is vertical force, okay। I will put Ay in the equation, Ay because it's in upward direction plus, इसके अलावा कौन सी force है, there is a force Cy, ठीक है, plus Cy is equal to 0, इसके अलावा तो और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है। इट मींस कि अगर मैं इससे cy निकालता हूँ तो cy इज इक्वल टू ay नेगेटिव ay, ठीक हो गया। नेगेटिव का साइन बाहर रहने दें। ay की वैल्यू आपने कितनी डाली थी, ay की वैल्यू हमारे पास निकलती 1 kip। इसका मतलब है द आंसर फॉर cy इज इक्वल टू नेगेटिव 1 kip। अब रिएक्शन के अंदर नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि दैट द अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ cy इज नॉट करेक्ट। हमने cy की डायरेक्शन अज्यूम की थी अपवर्ड, तो वो कह रहा है कि cy का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है बट इसकी डायरेक्शन गलत आपने ली हुई है। सो मैं इसके अंदर एंड पर आके क्या करूंगा, मैं कहूँगा कि नहीं, इसकी डायरेक्शन बेसिकली अपवर्ड नहीं है, दिस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल वन, दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड cy and cx, this is understood कि अगर हॉरिजॉन्टल के ऊपर 2 kip इधर अप्लाई हो रहा है तो cx will be equal to 2 kip, ठीक है। ये इसके जी आपके पास रिएक्शंस निकल गए हैं। ठीक है जी। अब बाकी आपने मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करना है, यानी एक एक जॉइंट्स को लेके स्टार्ट करेंगे एंड देन फाइंड द मेंबर फोर्सेस इन ईच ऑफ देम। आपने मैनुअल कैलकुलेशन से भी करना है एंड किसी ने ई टाइप या रीसा यूज किया सॉफ्टवेयर, कौन सा सर? ई टैब्स या रीसा सॉफ्टवेयर, ई टैब्स या रीसा? ई टैब्स यूज किया और रीसा यूज नहीं किया। ई टैब्स के ऊपर आप निकालेंगे ट्रस्ट के लिए लेंगे, ट्रस्ट मॉडल करके उस पर निकालेंगे रिएक्शंस, निकालेंगे सर। ठीक है। आपने क्या करना है कि ये कौन सा स्टूडेंट है, ज़हीर है, कौन है ज़हीर? अच्छा ज़हीर, आपने करना है कि आपने ई टैब से ना इसको मॉडल करना है, मॉडल करते हुए उसकी बेशक रिकॉर्डिंग कर सारा कुछ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं रीसा के ऊपर इसको मॉडल करता हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा रीसा भी यूज करना आ जाए और ई टैब भी आ जाए, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी आ जाए, ठीक है। ठीक, एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है सर। साथ साथ आपको जो एफएम टूल है वो भी यूज करना आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हर बच्चे ने मैनुअल कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। एडिशनल टास्क असाइन टू ज़हीर इज कि वो ई टैब के ऊपर इसकी ट्राई करेगा। इनके ज़हीर अगर नहीं होता, जरूरी नहीं कि आप ये ना कहें कि नहीं मेरे से नहीं हुआ तो मेरे साथ ज्यादती की सर ने। अगर नहीं हो रहा, यू कैन जस्ट कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप, उसमें आप मैसेज। नहीं सर, ये पहले भी यूज किया हुआ है तो ठीक है, फिर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई मसला। मैं इन द मीन टाइम रीसा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो सा वो बना देता हूँ और आई विल शेयर दैट लेक्चर, तो उससे आपको भी रीसा यूज हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हम रीसा के ऊपर इसको मॉडल करके रिएक्शन भी निकालेंगे, ठीक हो गया? ठीक है सर। आपने मगर सबने मैनुअल कैलकुलेशन लाजमी करनी है। मैंने लेक्चर शेयर कर दी है एडिशनल एसएफडी और बीएमडी के भी, और मेथड ऑफ जॉइंट्स
उसके रिलेटेड भी, ठीक है। मैं मैसेज वैसे फ्लोट कर देता हूँ उसके अंदर, वॉइस मैसेज आपके ग्रुप में भी, ताकि हम इसको नेक्स्ट टाइम इस एक्टिविटी को रैप अप करें और इस न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड ऑन करेंगे, ठीक है।